ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन को कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में टोटल यहाँ पे 201 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे भाई नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे, ओके ना। तो पर लेक्चर में भाई हम लोग 50 क्वेश्चन से एक तरीके से एवरेज मान के चलेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करें तो काफ़ी भाई बेसिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए भाई। तो अगर आपने पावर सिस्टम को थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ा हुआ है तो भाई यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी भाई, लेकिन वो बेसिक फार्मूले पे हैं, जैसे भाई लोड फैक्टर क्या होता है या फिर कहीं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है ना। तो इस तरीके से बेसिक एक तरीके से न्यूमेरिकल भी हैं, तो उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है भाई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का क्या काम होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या है, इसमें हम लोग भाई चेन रिएक्शन करते हैं। चेन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होंगे भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको भाई हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय विखंडन हो रहा है। और क्योंकि भाई न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे भाई आपको आम तोड़ना है ना, तो आम तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पत्थर मारते हैं ना, तभी तो भाई आम टूटेगा। उसी तरीके से भाई अगर इस न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना है तो इसको भाई हम लोग क्या करना पड़ता है, किसी न किसी पत्थर से तोड़ना पड़ता है भाई, ठीक है। अब पत्थर का मतलब क्योंकि भाई ये बहुत ही स्मॉल है ना भाई, एटम का अगर हमने यहाँ पे भाई जो एटम होते हैं ना, इसका मैं ऑर्बिट दिखा दूँ। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो अगर हम लोग एटम के साइज की बात करें भाई, तो ये होता है आपका 10⁻⁻10, जिसको हम लोग एंजेस्ट्रॉन बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ, यानी इतने मीटर के बराबर होता है। अब वही अगर हम लोग न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो ये होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। तो भाई ये काफ़ी छोटे हैं ना भाई, न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है। तो इसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करना है तो भाई यहाँ पे हम लोग पत्थर थोड़ा यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूट्रॉन यूज करते हैं भाई। क्लियर हुआ, क्योंकि भाई अब न्यूट्रॉन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप देखिए ये क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस मतलब क्या, इसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, इस पर भाई नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन से तोड़ने की कोशिश, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, चिपक जाएगा इसमें आके। अगर आप भाई प्रोटॉन से हिट करवाएंगे तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो भाई ये रिपेल करेगा, है ना। तो क्योंकि न्यूट्रॉन मेरा न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बॉम्बार्डिंग करते हैं। यानी जैसे आम तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, उसी तरीके न्यूट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे भाई चेन रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दिया ना, मतलब भाई एक बार जैसे हमारा न्यूट्रॉन मारा तो भाई यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन निकलेंगे, फिर वो आगे जा करके फिर दूसरे एटम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर तीसरे को तोड़ेंगे, है ना। इसलिए चेन रिएक्शन बढ़ते चला जाता है। तो भाई इस चेन रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं भाई। क्लियर हो गया। तो ये मॉडरेटर का काम क्या है, तो भाई जो आपका न्यूट्रॉन है जिससे आप बम्बार्डिंग कर रहे हैं भाई, फिर न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, उसके स्पीड को स्लो डाउन करना होता है भाई, ठीक है। और मॉडरेटर पूछा, मॉडरेटर हम लोग क्या यूज करते हैं, तो भाई हैवी वाटर हम लोग यूज करते हैं, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट ये सब यूज करते हैं हम मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या फिर भाई जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट, है ना, उस तरीके से यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे भाई। अगला देखिए क्या बोल रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर का क्या काम होता है। तो हम लोग को पता है भाई कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉयलर यूज करते हैं। बॉयलर में क्या कर रहे हैं, पानी को एक तरीके गर्म कर रहे हैं भाई। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग का स्टीम बन सके। और स्टीम हम लोग कहाँ भेजते हैं, एक तरीके से जो आपका टरबाइन है, और टरबाइन घूमेगा तो भाई अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगा भाई। तो आप समझिए कि भाई ये जो बॉयलर है इसमें डायरेक्ट हम लोग नदी से उठा के पानी नहीं डाल देते हैं। हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी भी देखना ना भाई, तो इफिशियंसी को बेटर करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो वाटर आ रहा है, जो नदी से पानी आ रहा है भाई, इसको एक तरीके पहले ही हम लोग प्री हीट करते हैं। और उसका हीटिंग कौन करता है, इकोनोमाइजर करता है भाई। क्लियर हुआ। इकोनोमाइजर में भी गर्मी कहाँ से आता है, तो भाई यहाँ से फ्लू गैसेस निकलते हैं। फ्लू गैसेस क्या होता है भाई, कहीं भी आप आग जलाइए तो आग जलाने से क्या होता है भाई, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, और यहाँ पे आग जल रहा है, तो सीधी सी बात है आप भले ही आग से दूर हैं, लेकिन भाई आपके पास गर्मी तो पहुँच रहा है ना भाई, रेडिएशन के थ्रू, समझ में आया। फिर कहीं यहाँ से जैसे आप एक यहाँ पे इस जलते हुए आग में एक न्यूज़पेपर डाल दिए, तो न्यूज़पेपर डालिएगा भाई, तो न्यूज़पेपर पूरा जल के क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है ना, ऊपर उड़ेगा वो एक तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर कैसे उड़ रहा भाई, फ्लू गैसेस उसको एक तरीके लेके जा रहा है ना। या फिर कहिए भाई जलने के कारण क्या हुआ, हल्का हो गया, हल्का होने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ से जो फ्लू गैसेस है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ रहे हैं भाई। आसपास में क्या हो, एयर होगा ना,
तो इधर आग जल रहा है, इसका मतलब कि आसपास के एयर गर्म हो जाएंगे, और एयर गर्म होता है, एयर क्या है, गैस है भाई, तो गैस गर्म करने तो भाई एक्सपेंड होता है, ऊपर तरफ चलता है, ठीक है, उसी कारण आपका न्यूज़पेपर उड़ने लगता है, तो इसी को तो हम लोग फ्लू गैसेस बोल रहे हैं, समझे। तो फ्लू गैसेस यूज़ करके भाई जो नदी से आप पानी उठा रहे हैं उसको पहले हम लोग प्री हीट करते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत उसको हीट करेंगे इकोनोमाइजर के थ्रू, और फिर हम लोग एक तरीके से बॉयलर में डालते हैं भाई, ताकि हम लोग का एफिशिएंसी अच्छा खासा बना रहे, क्योंकि आप डायरेक्ट ठंडा पानी डालते भाई पूरा बॉयलर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा भाई, यानी इसको फिर स्टीम बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये भाई कि इकोनोमाइजर का क्या काम होता है, लिखा ना, इन अ थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट, तो किसको हीट करता है, फीड वाटर को, यानी जो नदी से पानी आ रहा है भाई, और नदी से पानी उठाने को क्या करते हैं हम लोग, पंप यूज करते हैं भाई, मोटर यूज करते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डन। देखिए भाई जब आप स्टीम टर्बाइन मतलब क्या, हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही है भाई, ठीक है, सॉरी थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है भाई, थर्मल पावर प्लांट में ही तो हम लोग स्टीम एक तरीके से उसका शॉर्टकट में थर्मल पावर प्लांट। तो अब देखिए भाई इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक बॉयलर है, ठीक है, एक इकोनोमाइजर है, एक सुपर हीटर होता है भाई। सुपर हीटर किस लिए, ताकि भाई जो स्टीम में थोड़ा बहुत नमी रहता है उसको भी क्या किया जा सके, ड्राई कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टीम, या फिर कहिए ड्राई स्टीम, है ना भाई। और फिर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे डालते हैं, यानी एक टरबाइन है, फिर आपका अल्टरनेटर है, फिर अल्टरनेटर के आगे भाई आपका ट्रांसफार्मर होगा, और फिर ट्रांसफार्मर से आपका ट्रांसमिशन लाइन जाता है। क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे देखिए भाई और क्या क्या लगा होता है, एक आपका भाई ड्राफ्ट फैन होता था, कि वो क्या करता है, क्योंकि भाई आग जलाना ना, बॉयलर के अंदर भाई पानी गर्म करना है, नहीं भाई आग जला रहे हैं हम लोग, आग जलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल तो भाई कोयला हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस इसमें एयर भी तो चाहिए, ठीक है, कहीं भी आग जला रहे भाई तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए हम लोग को, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, नेचर से भाई खींचा जाता ना फैन के थ्रू, ड्राफ्ट फैन बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए जैसे ही आपका फ्लू गैसेस भाई हम लोग बाहर फेंकते हैं ना, पानी गर्म होने के बाद जो स्टीम बन जा रहा है उसका जो फ्लू गैसेस है भाई, उसको हम लोग फिर से बाहर फेंक रहे हैं, तो भाई उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं भाई, ये सल्फर का है ना, मतलब छोटे छोटे, मतलब जो एयर को एक तरीके से पॉल्यूट करते हैं भाई, तो डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं भेजेंगे एटमॉस्फेयर में, इसको भाई फिल्टर किया जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं उसको। तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है इसमें, उनको एक तरीके से फिल्टर करके फिर हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से नेचर में इस गैस को बाहर निकालते हैं भाई। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना भाई। तो अगर हम यहाँ पे इस टरबाइन की बात करें, तो टरबाइन भाई देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, हम लोग का भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल वालों को ये स्टीम टरबाइन कैसे काम करता है नहीं पढ़ना होता है भाई। जैसे हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्टरनेटर कैसे काम करता है ये पढ़ना है भाई, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ये पढ़ना है, मोटर कैसे काम करता है ये पढ़ना होता है, समझ में आना। तो ये जो स्टीम टरबाइन है भाई, क्योंकि ये एक तरीके से हम लोग के ब्रांच में पढ़ना ही नहीं है, मैकेनिकल वालों को पढ़ना होता है भाई, समझ में आया। तो ये स्टीम टरबाइन कैसे काम करता है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आप सीधे से समझिए, इसमें भाई हम लोग के क्या होते हैं, दो तरह के ब्लेड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ब्लेड और एक होता है मूविंग ब्लेड भाई। क्लियर हुआ। और हम लोग यहाँ से जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम डाल रहे हैं टरबाइन पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि भाई इसी में तो आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आया। और यही एनर्जी क्या होगा, ये टरबाइन एक तरीके से कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, और एक तरीके से मैकेनिकल में जैसे कन्वर्ट होता है, अल्टरनेटर का साफ्ट यहाँ पे घूमना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी इसमें छुपा हो भाई, ड्राई स्टीम के अंदर, फिर कहीं सैचुरेटेड स्टीम के अंदर जो एनर्जी छुपा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, डिफरेंट मोड से गुजार करके, यानी फिक्स्ड ब्लेड होता है, फिर मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर यहाँ पे भाई जो नोजल होता है उसका भी भाई जो साइज है ना वो चेंज होते रहता है भाई, ठीक है। तो ये कि भाई कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन इज डन फॉर, तो किसके लिए किया जाता है, तो भाई ये हम लोग करते हैं रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है भाई, टरबाइन कैसे काम करता है हम लोग को पढ़ना ही नहीं है इलेक्ट्रिकल के अंदर। और टरबाइन जब आप पढ़ेंगे भाई तो उसी के अंदर हम लोग पढ़ना है कंपाउंडिंग ऑफ ए टरबाइन, कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम का मतलब है कि भाई रोटर के स्पीड को एक तरीके से स्लो डाउन करना। क्यों स्लो डाउन करना भाई, क्योंकि ये जो ड्राई स्टीम आ रहा है भाई इसमें काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी छुपा हुआ है ना भाई, या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी छुपा हुआ है, और फिर ये गोल गोल घुमाने से मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, समझे। तो अगर आपका रोटर भाई काफी हाई स्पीड पे चलेगा तो भाई हाई स्पीड घूमने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब बाहर तरफ जो फोर्स लगता है भाई वो काफी डेंजरस होता है, आपके टरबाइन के ब्लेड को तोड़ सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं भाई ये काफी हाई स्पीड पे ना घूमे, इसको भाई मीडियम स्पीड पे या फिर जो सेफ स्पीड है भाई उस पर एक तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो
मतलब लेयर होता है भाई फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का, तो उसके थ्रू जब फ्लो होगा तो आपका भाई जो स्टीम का प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर भी डाउन होगा और वेलोसिटी भी डाउन होता है भाई। और प्रेशर को डाउन करके और वेलोसिटी को डाउन करके ही आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी तो देखना है रोटर का, ऐसा थोड़ा ना भाई कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घुमाते रहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि भाई जो अल्टरनेटर यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ये होता है हम लोग का टर्बो, ठीक है, इसका नाम ही है भाई टर्बो जनरेटर बोलिए या फिर भाई अल्टरनेटर बोलिए। और मशीन में आपने पढ़ा था भाई टर्बो अल्टरनेटर में कितने मैक्सिमम पोल होते हैं, तो 2 पोल होता है। 2 पोल के हिसाब से अगर आप एनएस देखें तो कितना हो जाए 120, एफ के इंडिया के हिसाब से 50 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना, 120 एफ अपॉन पी। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा 3000 आरपीएम होता है। क्लियर हो गया। तो 3000 आरपीएम पे घूमता है भाई आपका ये अल्टरनेटर। तो 3000 पे अल्टरनेटर घूम रहा है तो सीधी सी बात है 3000 पे टरबाइन भी घूमेगा, तभी तो भाई अल्टरनेटर भी घूमेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट बस बार का कॉन्सेप्ट, तो इनफाइनाइट बस बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज है कांस्टेंट होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है मेरा जो एनएस है भाई 120 एफ अपॉन पी, ये एक तरीके से कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना क्योंकि भाई एनएस पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना आपका फ्रीक्वेंसी, समझे। तो इसको कांस्टेंट रखने से मतलब क्या, इसको मेरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसको याद रखना भाई कि जो कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन है किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग रोटर के स्पीड को रिड्यूस कर सके। भाई एक बार आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। आगे बढ़ रहे हैं। एट अ वेरी हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेस। देखिए भाई हम लोग को पता है, जैसे अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है भाई, पावर प्लांट की बात करें तो इसमें क्योंकि भाई पानी क्या है एक पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक है, पानी हाइट पे, इसका मतलब क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है भाई। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो क्या होता है mgh के बराबर होता है भाई, जहां पे ये m क्या है मास ऑफ वाटर भाई, g ग्रेविटी के कारण, हाइट क्या है एक तरीका डिस्प्लेसमेंट की, भाई जमीन से आपने कितने हाइट पे उठा रखा है, हाइट जितना ज्यादा मतलब पानी का ऊंचाई जितना ज्यादा हाइट होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। जैसे भाई एक मान लेते हैं 2 स्टेयर का बिल्डिंग है, मतलब 2 तल्ला मकान है भाई, उस पर छत पे टंकी रखा हुआ है, और एक आपका 5 तल्ला मकान है उसके छत पे टंकी रखा हुआ है, तो पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा किस में आएगा 5 तल्ले वाले पे भाई, क्योंकि हाइट ज्यादा है, उसका हाइट ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है भाई। क्लियर हुआ। तो सीधे सीधे समझिए भाई कि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी क्या है एक पर्टिकुलर हाइट पे है, इसका मतलब क्या, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पावर जो प्रोड्यूस होगा, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट कितना पावर प्रोड्यूस होगा भाई उसको एक तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। समझ में आया। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँ भाई, तो जो भी आपका पावर प्रोड्यूस होगा या फिर पावर जो जनरेट होगा भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हेड होगा भाई, मतलब ऊंचाई, कितने ऊंचाई पे पानी रखा हुआ है। उसके बाद आपका ओवरऑल इफिशियंसी भाई कि मशीन का इफिशियंसी क्या है, क्योंकि जैसे 100% इफिशियंसी होता है यहाँ पे एन की जगह 1 लिखना पड़ेगा भाई, लेकिन 100% इफिशियंसी होता नहीं है ना, समझे। उसी तरीके से ये जो m इंटू जी है ना, ये सीधे क्या होता है वेट ऑफ वाटर बन जाता है भाई, ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ वाटर। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि भाई जो ओवरऑल पावर है किस पे डिपेंड कर रहा है, हेड पे, मतलब कितने ऊंचाई से पानी गिर रहा है, इनटू वेट ऑफ वाटर के भाई m इंटू जी को ही तो वेट बोलते हैं। वेट और मास अलग होता है भाई, समझे। मास का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं और इनका एटम्स का जो भार होगा उसको हम लोग बोलते हैं मास, और ये रिमेन कांस्टेंट रहता है किसी कहीं पे भी, चांद पे चले जाइए, सन पे चले, कहीं पे भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट क्या है, वेट होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी, इसका मान चेंज होता रहता है ना भाई, चांद पे कुछ अलग है, धरती पे कुछ अलग है, समझे। तो ये एक तरीके से वेरिएबल होता है। वेट जो है वेरी, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है भाई, क्योंकि ये फोर्स है एक तरीके से, मास इनटू एक्सेलरेशन को तो फोर्स बोलते हैं, समझे। तो वही है कि भाई हेड मतलब पानी जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा इसका मतलब उसमें उतना पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, वो काइनेटिक एनर्जी उतना ही बनाएगा, यानी पावर उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हेड है। और वेट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है भाई कि भाई 1 सेकंड में, मतलब उसको डिस्चार्ज रेट बोलते हैं भाई, क्यू से रिप्रेजेंट किया था कितना तेजी से पानी गिर रहा है। तो सीधे से समझिए भाई हेड ऑफ, ये जो वेट ऑफ वाटर है इस पर हम लोग का ओवरऑल कितना पावर बनाएगा कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट, उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझिए कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे भाई लो हेड की बात करें कि भाई मेरे पास लो हेड है, मतलब पानी ज़्यादा ऊंचाई से गिर नहीं रहा भाई, तो क्योंकि, और मान लेते मतलब यहाँ पे 2 केस लेके चल रहा है भाई, केस 1 मान लेते भाई लो हेड है, ठीक है, और केस 2 में मान लेते भाई मेरा हाई हेड है, हेड हाई है, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ हाई हेड।
तो समझिए, लेकिन दोनों केस में क्या करना है मुझे भाई, सेम पावर जनरेट करना है, सेम पावर। मान लेते भाई मेरे को 100 किलोवाट पावर जनरेट करना है। तो भाई देखिए, क्योंकि यहाँ पे लो हेड है, यहाँ पे लिखते हैं ना P1, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, H इंटू वेट ऑफ वाटर। तो भाई यहाँ पे हेड कम है, तो सीधी सी बात है मेरे को यहाँ पे वाटर का जो फ्लो रेट रखना पड़ेगा वो ज़्यादा रखना पड़ेगा भाई। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, समझे, यानी 1 सेकंड में कितना पानी, सीधा हेड कम हो गया ना भाई, तो पानी का बहाव मेरे को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद पावर सेम बनाएगा। वही सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे क्योंकि भाई हाई हेड है, तो हेड हाई है तो सीधी सी बात है मेरे को वाटर का जो डिस्चार्ज है वो कम रखना पड़ेगा भाई, समझे, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करना भाई, तो मेरे को सेम पावर मिलेगा यहाँ पे। तो सीधे सीधे समझना भाई, जहाँ पे हेड ज़्यादा होता है वहाँ पे फ्लो रेट कम होता है, और जहाँ पे भाई हेड लो है वहाँ पे भाई फ्लो रेट ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी जाके सेम पावर प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट वेरी हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेस। तो हाई हेड के लिए जो यूज़ करते हैं यहाँ पे पेल्टन व्हील यूज़ करते हैं भाई, कुछ इस तरीके का आपका बकेट लगा होता है इसमें, ठीक है, आप गूगल कर लिए पेल्टन व्हील का डायग्राम। पानी यहाँ से भाई गिर रहा है, मान लेते हैं हेड से, इसके ऊपर पानी गिरेगा तो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हाई हेड के लिए बोलेगा तो पेल्टन व्हील, अगर मीडियम हेड के लिए बोलेगा भाई तो यहाँ पे फ्रांसिस यूज़ करते हैं, फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ होता है मीडियम के लिए, और कैप्लन बोलेगा तो भाई ये लो हेड के लिए यूज़ होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग बताया भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई इसी तरीके से चलेंगे। तो इसका आंसर C4 कैट हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है भाई, हम लोग पास 60 किलोमीटर का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है, यानी अंडरग्राउंड बिछा हो भाई, 60 किलोमीटर तक हम लोग पावर ट्रांसमिट करना, तो भाई सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट भाई ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना होता है भाई DC, ठीक है ना, DC ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग के लिए बेस्ट है। क्यों भाई, क्योंकि DC में आपका लॉसेस कम होता है भाई, ठीक है ना। एक बार आप कंपेयर कर लीजिए कि भाई एक है HVDC, लेकिन भाई ये तो भाई ये अंडरग्राउंड केबल के लिए बात हो रही है ना भाई, तो यहाँ पे देखिए ना, एक होता है HVDC और एक होता है भाई HVAC, मतलब हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम, एक होता है हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, 500 किलोमीटर से अधिक अगर आपको दूरी पे भेजना है तो यहाँ पे HVDC यूज़ करते हैं, लेकिन भाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है, इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे भाई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो तो AC में हो रहा है भाई, है ना, तो इसको DC बना मतलब क्या, आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर रिसीविंग एंड पे भाई सबस्टेशन बना करके फिर से क्या करना है उसको, यानी जो DC बना है भाई DC को फिर से AC में कन्वर्ट करना है ना, तो भाई ये एक्सपेंसिव होता है, और उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और बल्क पावर में जब भेजना होता है भाई, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो HVAC इसमें क्या है, 3 तरह पढ़ना होता है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, एक आपका मीडियम होता है भाई, और एक होता है आपका लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या, 210 से एबव जाएगा तो उसको हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ये कैसे डिफाइन करते हैं, लेंथ के हिसाब से डिफाइन किया जाता है और वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिफाइन किया जाता है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि भाई 60 किलोमीटर में अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो भाई DC है, क्योंकि DC में लॉसेस कम होते हैं भाई एज कम्पेयर टू AC, क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होगा। AC में स्किन इफेक्ट आ रहा है ना भाई, फिर इसमें आपका रिएक्टिव पावर का भी एक तरीके से नीड नहीं है, AC में रिएक्टिव पावर चाहिए होता है, क्योंकि भाई AC जब आप पढ़ेंगे तो भाई इसमें जो पैरामीटर होते हैं R आता है, L आता है, C आता है, G आता है, समझे। तो ये जो C है चार्जिंग करंट, यहाँ पे कैपेसिटर बनता है ना, यहाँ पे भाई इंडक्टेंस देखने को मिला, तो ये सब क्या है, एक तरीके से रिएक्टिव पावर खाते हैं ना भाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो भी आपका जनरेटर लगा उसका जो भी भाई एपरेंट पावर होगा, जैसे पावर फैक्टर करवाने से मतलब क्या, जो भी एपरेंट पावर होगा वो एक्टिव पावर के बराबर होता है, लेकिन भाई आपका पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या कि भाई जो एपरेंट पावर है इसमें 2 पार्ट में टूटेंगे भाई, एक होगा आपका रिएक्टिव पावर, कुछ रिएक्टिव पावर में और कुछ आपका एक्टिव पावर में। तो अगर आपके लाइन में एक तरह रिएक्टिव पावर एक तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या, कभी भाई ये कंडीशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा कंडीशन होता है भाई यहाँ पे, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना है। आगे बढ़ते हैं, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ फीडर फीड। देखिए भाई, अगर हम लोग यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के अपने घरों तक की बात करें, जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग अपने घरों तक आ रहे भाई, तो हम लोग ये जनरेटर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे बस बार हो गया, फिर यहाँ पे भाई मान लेते स्टफ ट्रांसफार्मर लगा दिया हम लोगों ने, फिर ये यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। फिर यहाँ मान लेते भाई एक सब स्टेशन बनाया, वोल्टेज को डाउन किया, मान लेते भाई 132 kV था, तो 132 kV को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 33 kV में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। फिर आगे भाई एक और सब स्टेशन बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया भाई कि 33 kV को किस में कन्वर्ट कर दिया, 11 kV में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और फिर यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो रोड के किनारे लगा होता है भाई, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते थे। क्या करता है 11000 kV को, मतलब 11000 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, 440 में या फिर 400 वोल्ट में, ठीक है। तो देखिए ये
प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है भाई, जैसे 132 kV बताया। फिर दूसरा क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें कितना है भाई, 33 kV है। फिर आपका देखिए आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसमें कितना है भाई, 11,000 वोल्ट है। और फिर इधर आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जो कि आपका 440 वोल्ट का है। क्लियर हुआ? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ भाई, इसके इधर से जो वायर आ रहा है ना, ये वाला वायर, इसी को हम लोग फीडर बोलते हैं भाई। तो फीडर हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होता है भाई। क्लियर हुआ? तो ये ट्रांसमिशन से फीडर फीड पावर, तो किसको फीड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। और इधर जो आपका है ये 3 फेज 4 वायर भाई, 3 फेज 4 वायर, इसको सर्विस मेन बोलते हैं हम लोग। जो घरों तक आ रहा है ना उसको सर्विस मेन्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना भाई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी साइड वाले वायर को जो 11 kV का आता है, इसको फीडर बोला जाता है, फीडर। और इधर जो होता है आपका, इधर आपको सर्विस मेन्स बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट। अभी जस्ट बताया था भाई कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग का जो फ्लू गैसेस है भाई, फ्लू गैसेस है, फ्लू गैस मतलब क्या, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा भाई, आपके सुपर हीटर में भी जाता है, इकोनोमाइजर में भी जाता है भाई। और जो हवा आप खींच के ला रहे हैं ना ड्राफ्ट फैन के थ्रू, तो भाई नेचर से हवा लेके आ रहा है, वो भी तो ठंडा होगा भाई, तो उसको भी प्री हीट किया जाता है, नहीं गर्म करके भाई बॉयलर में डाला जाता है। तो सोचिए कि जो फ्लू गैस है भाई, आग जलाने का जो फ्लू गैसेस निकल रहा है, ये सुपर हीटर में भी जाता है, इकोनोमाइजर में भी जाता है भाई, और आपके इस ड्राफ्ट इंड्यूस्ड फैन में भी जाता है, ठीक है, जो कि हवा को लेके आता है। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग बाहर भेज देते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाहर नहीं भेजेंगे। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सल्फर के कण होते हैं भाई। सल्फर क्या है, एक तरीके से पॉल्यूटेंट है ना। अगर डायरेक्ट भाई इस फ्लू गैसेस को बाहर फेंक देंगे एटमॉस्फेयर में, तो भाई इससे पॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए यहाँ पे लिखा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से गुजारते हैं। ये एक डिवाइस होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या भाई, देखिए ये फ्लू गैसेस क्या, इसका अच्छा खासा टेम्परेचर होगा ना भाई, हाई टेम्परेचर। और आपको पता है कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हीटेड है, इसका मतलब क्या भाई, ये फ्लू गैस मतलब ऐसा मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे ना भाई, समझे, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एंड नाइट्रोजन होगा, है ना भाई। तो क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो क्या, इनके वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर निकल चुके होंगे भाई, यानी इसमें बहुत सारे आयंस होंगे भाई, समझे। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे भाई, और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया भाई उसमें नेगेटिव, मतलब बहुत सारे आयंस होते हैं भाई इसमें, समझ में आया। तो इसी के अंदर जो सल्फर है भाई, सल्फर भी आयंस के फॉर्म में देखने को मिलेगा ना भाई, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर पे सल्फर के जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हो तो बाहर निकल जाते हैं। तो इन सल्फर को भाई मुझे फिल्टर आउट करना, तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना, आयंस का मतलब क्या, चार्ज भाई, तो इसको हम लोग फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। यानी और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में पड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हुआ भाई, समझे। तो इन कण को भाई बाहर फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपका भाई साइंस क्लियर होगा, फंडामेंटल, तो भाई आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसको रिन्यू नहीं किया जा सकता भाई, तो इसमें हो जाए आपका न्यूक्लियर एनर्जी भाई, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है, हम लोग के नेचर में भाई एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है ना भाई। एक ऐसा टाइम आएगा भाई सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यूरेनियम 235 है, इसी को तो यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे 92 होता है, इसी को यूज़ करते हैं भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये सब लिमिटेड है भाई, तो ये एक भाई ये रिन्यूएबल सोर्सेस नहीं है हम लोग का। बायोमास क्या होता है भाई, जितना भी भाई, जैसे जितना भी आपके घर से वेस्ट निकल रहा है, खेत से वेस्ट निकल रहा है ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे आपके घर से क्या क्या वेस्ट निकल रहा है, सब्जी आप काट रहे भाई तो उसका छिलका हो गया, फ्रूट्स काट रहे हैं तो उसका छिलका हो गया भाई, है ना। कोई किसान है भाई तो किसान खेती कर रहा है, इसका मतलब क्या, जैसे धान काटने के बाद जो उसका ज़मीन में बचा हुआ ना पुआल, है ना, वो भी क्या भाई ऑर्गेनिक ही तो है, समझा। जो गाय पाल रहा है भाई, भैंस पाल रहा है एक तरीके से, तो जो गोबर है भाई वो भी क्या है, एक तरीके ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो बायोमास के अंदर ये सारे आ जाते हैं भाई ऑर्गेनिक वेस्ट। और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, जैसे गोबर गैस वाला आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है ना, यहाँ से हम लोग गोबर डालते हैं भाई, ये कुछ इस तरीके का आपका चैम्बर होता है बना हुआ, ठीक है। इसमें डालेंगे, फिर इसको सड़ाते हैं, इसको स्लज बनाते हैं भाई, और जब ये सड़ेगा तो यहाँ पे क्या होता है, गैस एक तरीके इकट्ठा होता है जिसको मीथेन बोलते हैं, CH4। और यहाँ से फिर पाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा, फिर आप देखिए भाई गोबर गैस प्लांट कैसे काम करता है। यहाँ से फिर हम लोग जब इसमें आग जलाएंगे भाई तो आग जलता है। तो आज के डेट में क्या है, गाँव सब में LPG यूज़ ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, गोबर गैस यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मीथेन है CH4, ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल गैस होता है, मतलब जलनशील है भाई, समझ में। तो ये बायोमास होता है भाई। तो ये सब क्या है, ये सब तो भाई आपके रिन्यूएबल सोर्सेज है ना। हाइड्रो पावर प्लांट ये भी रिन्यूएबल है भाई, क्योंकि पानी तो नेचर में ना अपने
देखिए पानी में तो क्या नदी भाई, तो नदी क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, फिर पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, फिर समंदर में जा रहा है, फिर से समंदर हीट हो रहा है, सूरज हीट कर रहा है भाई, फिर से भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, बादल बन रहा है, बारिश हो रहा है, समझे। तो ये रिन्यूएबल है। एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मतलब वही ऑर्गेनिक वेस्ट भाई, ये भी रिन्यूएबल है भाई। तो बचा कौन सा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके से भाई आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन है भाई, थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे। देखिए अगला है आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है भाई, इसमें कोल हो जाएगा। अगेन कोयला भाई क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ना हम लोग के पास, फिर ख़त्म हो जाएंगे भाई, क्योंकि कोयले को फिर से बनने में बहुत टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। अगला है व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर। तो 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर ओवर ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज। देखिए भाई हाई वोल्टेज पे हम लोग क्यों ट्रांसमिट करते हैं, जैसे ये हम लोग का जनरेटिंग स्टेशन हो गया, बस बार हो गया, यहाँ पे हम लोग का एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ, सही बात है। तो ट्रांसफार्मर के साइड मतलब प्राइमरी साइड में जो पावर है भाई, और जो सेकेंडरी साइड में पावर होता है बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं भाई। इसका मतलब क्या है, जैसे इधर मान लेते हैं V1 I1 है और इधर आपका V2 I2 है भाई। तो देखिए क्योंकि दोनों साइड का पावर बराबर रखना है या फिर बराबर होते हैं भाई, तो सीधी सी बात है, क्योंकि स्टेप अप है, इसका मतलब क्या है, इस साइड का जो वोल्टेज होगा यानी V2 जब बढ़ेगा भाई, तो सीधी सी बात है उसी रेशियो से क्या होता है, करंट आपका कम हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई जो आपका ट्रांसफार्मर है, जिस साइड में आपका हाई वोल्टेज होता है, अगर इधर HV साइड है तो इधर जो करंट होगा भाई अपने आप लो हो जाता है, ठीक है, उसी रेशियो से लो हो जाएगा। और इधर क्योंकि भाई LV साइड है तो इधर जो करंट होगा ये हमेशा हाई होगा, ठीक है, इधर हाई करंट होता है भाई, क्योंकि पावर दोनों साइड में कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये कम हो गया तो सीधे इसको उसी रेशियो से बढ़ाना पड़ता है भाई। तो अब देखिए कि भाई हम लोग अगर हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं तो क्या क्या हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग एक्टिव पावर की बात करें, क्योंकि भाई एक्टिव पावर ही तो लॉसेस लेके आता है ना, तो अगर हम लोग एक्टिव पावर की बात करें, क्या है आपका V × I × cos फाई, सही बात है। RMS वैल्यू पर फेज की बात करें तो भाई आप VPH कर लीजिए, IPH कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग अगर वोल्टेज की बात करें, क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय ये हो जाए आपका IPH × cos फाई। सिंगल फेज के हिसाब से देखिए ना, फेज वोल्टेज फेज करंट छोड़ दीजिए, आप सीधे समझिए वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय करंट × cos फाई। तो देखिए भाई अगर मैं वोल्टेज हाई कर देता हूँ, और कैसे कर रहा है, ट्रांसफार्मर के थ्रू कर रहा है भाई, तो सीधी सी बात है सेकेंडरी साइड का आपका वोल्टेज हाई है भाई, इधर HV है, इसका मतलब क्या, करंट मेरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। और करंट अगर कम हो गया तो सीधी सी बात है भाई हम लोग को यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करना पड़ेगा, पतला यूज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एरिया ही डिफाइन करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी का, समझे। क्योंकि इधर मेरा करंट कम हो चुका है तो सीधी सी बात है भाई मुझे यहाँ पे पतला वायर यूज़ करना पड़ेगा। वायर पतला यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि भाई आपका जो भी कॉपर यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, ACSR यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं भाई, उसके मटेरियल में सेविंग होगा ना, वेट कम हो जाएगा आपका। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को बेनिफिट देखने को मिलता है। और क्योंकि करंट कम हो चुका है तो सीधी सी बात है I2R लॉस जो होगा इस ट्रांसमिशन लाइन में, वो भी एक तरीके से कम हो जाएगा भाई। और एक चीज़ देखिए इस वाले रिलेशन से देखिए भाई कि अगर मेरा वोल्टेज हाई हो जाता है तो भाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एक तरीके से कम हो जाएगा भाई। पावर फैक्टर कम होने का मतलब इंप्रूव हो जाएगा, या फिर यहीं से देखिए ना वोल्टेज बढ़ाने से करंट आपका ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एडवांटेज है भाई। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए भाई, क्योंकि I2R लॉस जो है ना कम हो जाता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है, ये तो कभी होगा नहीं भाई, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना, पहले कम होगा भाई I2R लॉस, आई कम हो गया तो भाई वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, गलत है। लॉस लाइन वोल्टेज लॉस इन लाइन इंक्रीज नहीं भाई, वोल्टेज लॉस मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही भाई। तो क्योंकि करंट ही कम हो गया ना, तो ट्रांसमिशन लाइन को इस तरह दिखाते हैं ना भाई, तो इसमें करंट ही कम फ्लो हो रहा है तो सीधी इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज कम होगा भाई, क्योंकि VR की बात करके क्या है I × R है, तो करंट पे डिपेंड करती है, यही कम हो गया तो इसमें तो ये भी कम हो जाएगा, समझे। इंक्रीज कंडक्टर कॉस्ट नहीं भाई, डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कम हो जाता है, तो ओवरऑल वेट जो है हम लोग का मटेरियल का वो कम पड़ता है, तो पैसा भी कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई kg के हिसाब से आप खरीद के ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, A फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई, डैश सिस्टम इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड फॉर अ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई हमेशा 3 फेज में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड। देखिए भाई सर्ज टैंक किस लिए यूज़ करते हैं, ये जैसे मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे एक तरीके से डैम बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके मान लेते हैं हम लोग डैम बनाया, तो भाई इधर पानी पूरा क्या हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा भाई, पानी का हाइट बढ़ जाएगा,
है ना, या फिर इसको रिजर्वायर से भी दिखा सकते हैं। मान लेते भाई डायरेक्ट डैम नहीं दिखा, डैम मतलब क्या डायरेक्ट नदी में बना है ना, रिजर्वायर की बात करते हैं। मान लेते भाई मेरे पास ये एक रिजर्वायर है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पानी को स्टोर किया हो भाई, ठीक है। तो यहाँ से भाई मान लेते मेरा पाइप लगा हुआ है और ये फिर सीधे क्या होता है, पेनस्टॉक पे जाता है। तो पेनस्टॉक पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस तरीके का उल्टा टंकी बनाते हैं भाई, इसी को हम लोग सर्ज टैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से यहाँ पे वाल्व हाउस होता है, यहाँ पे वाल्व लगे होंगे और यहाँ से भाई हम लोग का पेनस्टॉक नीचे उतरता है, ठीक है। इस तरीके से पेनस्टॉक होता है और यहाँ पे फिर भाई हम लोग का पावर हाउस होगा जिसमें टरबाइन और अल्टरनेटर लगे होते हैं, ठीक है। तो पानी देख रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रहा है ना भाई, तो उसमें जब टरबाइन उस पर गिरा तो घूमेगा, टरबाइन घूम रहा तो अल्टरनेटर भी घूमेगा, बिजली पैदा होता है। तो ये देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक का क्या काम है कि भाई क्योंकि ये रिजर्वायर बहुत बड़ा होता है भाई, जब यहाँ से पानी निकलेगा ना तो इसमें बहुत प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर है, पानी इतना मतलब इसमें इतना प्रेशर होता है भाई कि ये जो पेनस्टॉक है ना, इस वाले लाइन को देखिए, ये जो पेनस्टॉक है इसको ये तोड़ सकता है भाई, ठीक है। इसमें हैमरिंग इफेक्ट करता है, मतलब हैमर की तरह काम करता है, तो टूटने का डर होता है भाई। तो ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट हो, फिर हैमरिंग इफेक्ट ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या करता है, सर्ज टैंक बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा जब इसमें भाई प्रेशर होगा ना तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, इसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो भाई देखिए ना कि भाई आपने पानी को क्या, क्योंकि भाई लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं होता है, इसे याद रखना आपको, लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या, दबा नहीं सकते भाई आप, समझे। इसी के कारण भी तो भाई आपका हाइड्रोलिक्स काम करता है। हाइड्रोलिक क्या है भाई कि लिक्विड को जब प्रेस किया गया तो भाई कंप्रेस हुआ नहीं, तो जितने ताकत से आप कंप्रेस कीजिएगा तो भाई इधर बगल वाला जो भी है आपका कार रखा होगा ना उसको लिफ्ट कर देता है वो। तो ये भाई इसमें जब प्रेशर बना तो इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड को, तो यहाँ पे क्या करें, इसको तोड़ देगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टैंक लगाते हैं इस तरीके, ताकि भाई एक्स्ट्रा प्रेशर हो तो भाई ये पानी ऊपर चढ़ जाए, जिसके कारण पाइप में जो है प्रेशर आपका डाउन हो जाए, ठीक है। तो इससे पेनस्टॉक हम लोग का टूटता नहीं भाई। तो वही है कि भाई सर्ज टैंक का क्या काम है, तो भाई ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, पेनस्टॉक के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है सिलिकॉन सोलर सेल हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज नॉट इक्विवेलेंट। देखिए भाई जो भी सोलर सेल होते हैं ना, इनका जो वोल्टेज होता है ये होता है 0.5 वोल्ट, ठीक है, समझ में। ये याद रखना आपको। तो ऑप्शन के हिसाब देखिए भाई 1 वोल्ट कभी भी नहीं बनाएगा भाई, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो ऑल ऑफ दे, ठीक है, सारे के सारे गलत है, समझ में। 0.5 वोल्ट जो है इसका एक्चुअल आउटपुट होता है भाई। ओपन सर्किट मतलब क्या है, भाई सोलर आपने धूप में रखा ना और एक सेल की बात करो, उसमें भाई मल्टीपल सेल लगे होते हैं ना भाई, समझ में। तो एक सेल जो वोल्टेज बनाएगा वो होता है 0.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना भाई रटने वाले हैं यहाँ पे। देखिए बोलता है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोलर टू द प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड द ओपन सर्किट वोल्टेज वन है। देखिए भाई इसको हम लोग फिल फैक्टर बोलते हैं। फिल फैक्टर क्या होता है, ये सीधे सीधे बताता है भाई कि आपका जो सोलर प्लेट है ना, या फिर ये जो सोलर प्लांट है भाई वो कितना एक तरीके से इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखिए शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, ओपन सर्किट करंट। जैसे भाई मान लेते हैं आप एक सेल खरीद के ला रहे हैं, 5 रुपये वाला जो सेल होता है ना उसको खरीद के ला रहे हैं, तो भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा के देख लीजिए। मान लेते भाई आपका 2 वोल्ट दिखा रहा है या फिर ये 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज है भाई, यानी इस सेल का ये मैक्सिमम वोल्टेज है भाई। इससे ज़्यादा वोल्टेज कभी देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें लोड लगा देंगे ना, तो लोड लगाएंगे भाई तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो अंदर वो ड्रॉप होने के बाद फिर जो वोल्टेज बचता है वो लोड पे देखने को मिलता है। मान लेते तो भाई आपका सिर्फ 1.2 वोल्ट ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई 0.3 वोल्ट क्या हो गया, अंदर ही ड्रॉप हो गया, इंटरनल ड्रॉप हो गया भाई। तो ये भाई ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि भाई ये जो 1.5 वोल्ट लिख रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज होता है। क्लियर हुआ, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इससे ज़्यादा कभी आएगा ही नहीं इसमें। और देखिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहे हैं, तो भाई शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है कि इसको अपने इस तरह शॉर्ट कर दिया, तो भाई ये मैक्सिमम कितना करंट एक तरीके प्रोवाइड कर सकता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट आप करेंगे भाई, तो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम पावर बनेगा, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट है, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर के बराबर होता है। मतलब ये आपका इस पर्टिकुलर सेल का ये मैक्सिमम पावर है भाई, इससे ज़्यादा पावर कभी ये दे ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ बात है सोलर के लिए कि भाई मेरे पास एक सोलर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो, किसका किसका रेशियो है भाई, यहाँ पे लिखता हूँ फिल फैक्टर रेशियो भाई, किसका, मैक्सिमम पावर। मतलब क्या हुआ, पहले समझिए, मैक्सिमम पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी इधर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट इनटू
ओपन सर्किट वोल्टेज। तो भाई ये क्या हुआ, ये तो आपका सोलर सेल का भाई आइडियल कंडीशन में जो मैक्सिमम पावर ये बना सकता है वो है भाई। लेकिन अभी जस्ट देखा कि भाई अगर आप किसी भी सेल को अगर आप लोड करते हैं, यानी इसमें जब आप लोड लगाएंगे भाई, तो इस केस में यहाँ पे कभी भी 1.5 वोल्ट मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ इंटरनल ड्रॉप होगा, उसके बाद जो वोल्टेज बचेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे करंट भी जो शॉर्ट सर्किट करंट है उतना थोड़ा करंट बहेगा भाई, समझे ना। तो सीधी सी बात है, जो मैक्सिमम पावर होगा कब, लोडेड कंडीशन में। आप लिख दो लोडेड कंडीशन में, तो इसको रेफरेंस लिया जाता भाई, ये जो नीचे वाला है ना, इसको रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि भाई ये क्या है, आइडियल केस का मैक्सिमम पावर है। तो आइडियल केस में जो पावर देखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकल केस में जब लोड लगा रहे हैं उस केस में, तो ये है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये किसको बताएगा, ये सोलर सेल के परफॉर्मेंस को बताता है भाई। अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब क्या भाई, बहुत अच्छा है ये तो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पता कभी दोनों बराबर नहीं होंगे भाई, समझे। ये हमेशा क्या होगा, ऊपरऑल जो वैल्यू हमेशा कम होगा भाई, क्योंकि लोड लगाते हैं क्या होगा, यहाँ पे वो पावर कभी भी देखने को मिलेगा जो भाई ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करंट से मिल रहा था हम लोग को। तो सीधी सी बात है, ये आपके परफॉर्मेंस को बताता है भाई, ठीक है ना, कि भाई सोलर सेल जो आपने बनाया वो कितना बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो फिल फैक्टर बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है द मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पे लोड फैक्टर पूछा है भाई। तो लोड फैक्टर क्या होता है, ये होता है एवरेज, यानी पी एवरेज, यानी एवरेज पावर डिवाइडेड बाय पी मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिमांड भाई। देखिए तो, और अगर आप लोड कर्व की बात करें तो कुछ इस तरीके का बनता है ना, जिसको पावर बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी ये जो एरिया होता है ना भाई, एरिया, इसका एरिया का मतलब क्या है, सीधे पावर इनटू टाइम कर रहे हो। तो पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है भाई, समझ में आया ना बात को। तो वही है, सबसे पहले याद रखना है कि लोड कर्व का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया क्या देता है आपको, एनर्जी देता है भाई, ठीक है, याद आ गया, एनर्जी देता है आपको। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई लिखा है ना, डेली एनर्जी कंजम्पशन दिया हुआ, मतलब एक दिन का भाई एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए तो एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पी एवरेज चाहिए ना, तो इस एनर्जी से मैं एवरेज निकाल, कैसे, पी एवरेज इक्वल, यानी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 20 यूनिट, ठीक है भाई। एनर्जी आपका दिया ना 20 पावर इनटू टाइम, टाइम कितना, डेली, डेली मतलब 24। तो भाई यहाँ से पावर नहीं आ जाएगा, ये एक दिन का एवरेज पावर आ जाएगा भाई, ठीक है, पी एवरेज होता है, ठीक है। यानी एनर्जी को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ पे देखिए ना, ये क्या बन जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 24, तो आपने किया ना, तो एवरेज बन जाता है। सीधी सी बात है, जो एनर्जी है ना, एनर्जी इसको टाइम के अंदर भेजिए भाई, तो एनर्जी को जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो भाई पावर बनता है। या फिर यहाँ पे देखिए ना, इस फॉर्मूले को देखिए आप, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तो फिर से मैं टाइम से डिवाइड, टाइम कट जाए तो पावर ही तो बचेगा, समझ में आया। तो ये मेरा भाई एवरेज पावर आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ 20/24, ये मेरा एवरेज पावर आ गया। नीचे में क्या है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे लिया हुआ है ना, मैक्सिमम डिमांड है, फिर मैक्सिमम पावर 2 किलोवाट। क्लियर हुआ भाई। और इसको देखिए, इसको सही से लिखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें यूनिट में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। ऊपर में क्या था भाई, पी एवरेज मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी क्या था भाई, यूनिट है ना, इसका मतलब ये किलोवाट आवर होता है, ठीक है। इसको डिवाइड किया किससे, 24 घंटे से, तो ये एवरेज पावर बन गया, और डिवाइडेड बाय पी मैक्स, पी मैक्स कितना था, 2 किलोवाट। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 20 किलोवाट आवर, और ये नीचे है 24 आवर, और ये वाला आखिर इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, 20 किलोवाट। तो देखिए, तो किलोवाट से किलोवाट खत्म, आवर से आवर खत्म, समझ में आया। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए भाई क्या करें, एक मिनट भाई, यहाँ पे 2 किलोवाट था ना, 2 किलोवाट है, ठीक है। उसको परसेंटेज में चेंज करने के 100 से गुना कर लेते हैं भाई। तो सॉल्व करते हैं, 20 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा, 2 गुना 24। उसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना होता है, उसको कर लेते हैं, यानी 2000 डिवाइडेड बाय आपका 24 दूनी 48, यह आ जाएगा 41.66, ठीक है। बी फॉर बॉल हो जाएगा। तो याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एरिया अंडर द लोड कर्व। तो एरिया अंडर द लोड कर्व क्या होता है, एनर्जी बताता है, और फिर इस एनर्जी को फिर से अगर आप टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो भाई आपको फिर से एवरेज पावर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, एवरेज पावर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये भी समझ लीजिए। एवरेज पावर इसलिए बोला जा रहा है भाई, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये डेली का है, एक दिन का है, फिर भाई 1 वीक का हो सकता है, फिर 1 महीने का हो सकता है, फिर साल का हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका पावर आ रहा है ना, अलग अलग टाइम अलग अलग आता है ना भाई, समझे, क्लियर हो रहा है। तो भाई ये जब भी आप इसको टाइम से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो पावर मिलेगा ये एवरेज पावर होगा, क्योंकि लोड कर्व क्या बताता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग पावर का डिमांड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिमांड फैक्टर पूछा भाई। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम, यानी जो मैक्सिमम पावर है वो डिवाइडेड बाय नीचे होता है कनेक्टेड लोड,
ठीक है, कनेक्टेड लोड। तो भाई मैक्सिमम डिमांड दिया आपका 1.5 किलोवाट, और आपका यहाँ पे देखिए कनेक्टेड लोड दिया हुआ है 3 किलोवाट। कनेक्टेड लोड क्या होता है भाई, जैसे आपका जो घर है ना, आपके घर में जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट हैं उन सब का पावर रेटिंग निकाल लीजिए। जैसे भाई फ्रिज 1500 वाट का है, फिर कई 1000 वाट का है, एसी मान लेते 2000 वाट का है, आपका मिक्सी 500 वाट का, आयरन मान लेते 500 वाट का, टीवी 100 वाट का है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सबका भाई आप क्या कीजिए, पावर रेटिंग निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। मान लेते भाई आपका आया 3000 वाट, ठीक है, सबको जोड़ने पे 3000 वाट मतलब 3 किलो वाट भाई, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कनेक्टेड लोड बोलते हैं भाई, समझ में आया। तो ये भाई इसका फॉर्मूला होता है डिमांड फैक्टर इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/0.5, ठीक है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। और यूनिट लेस क्वांटिटी होता है क्योंकि किलोवाट से किलोवाट कट जाएगा ना, दोनों ऊपर नीचे पावर ही है ना भाई, पावर कट जाएगा तो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो भाई ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है, तो भाई ये हो जाएगा 132 तो होता ही है, 750 भी होता चाहिए, ये हो जाएगा, ठीक है। 220 के भी हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब 222 नहीं होता, 220 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता भाई कि हमेशा 11 kV 33 kV है ना, इस तरीके से भाई क्यों होता है, 10 kV क्यों नहीं होता है, 30 kV क्यों नहीं होता है। तो समझिए भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का एक है सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड मतलब क्या, जिधर से आप भाई पावर भेज रहे हैं, और एक होता है भाई रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड। तो हम लोग को पता है भाई बीच में आपका ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है ना, ये जनरेटर हो गया, बस बार हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया है ना, फिर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, फिर इधर आपका रिसीविंग एंड, फिर इधर आपका लोड लगा होता है। तो समझिए बीच में ट्रांसमिशन लाइन आता है भाई। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई। ट्रांसमिशन लाइन में क्या जो इंपेडेंस है वो लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पे कुछ ना वोल्टेज ड्रॉप होता है भाई, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग का भाई डिमांड ही है रिसीविंग, इधर जो रिसीविंग साइड है भाई, इधर मेरा डिमांड ही है भाई, मेरे को 10 kV चाहिए। तो भाई हम लोग क्यों ना रिसीविंग, ये जो सेंडिंग एंड है भाई, इधर ही से 10% वोल्टेज बढ़ा के भेजे। जैसे भाई मुझे पता है कि भाई मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें 10% जो है मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो भाई अगर मेरा 10% जो है ट्रांसमिशन लाइन में खपत हो जा रहा है, तो क्यों ना मैं इधर ही से भाई 10% एक्स्ट्रा बढ़ा करके भेजूँ, समझे। तो अगर आप यहाँ पे 11 kV देखते हैं, तो भाई 11 kV का अगर आप 10% निकालते हैं ना, यहाँ पे लिखिए 11 का 10%, 10 से 10 कट गया, यानी कितना 1.1 है ना भाई, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई, 1 kV जो एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा के दे रहे हैं, इसलिए बढ़ा के दे रहे हैं भाई क्योंकि 11 kV का जो 1 है, इसको इसलिए 10 + 1 तभी तो भाई 11 बनेगा। तो ये क्या है, ये 10 का 1 ये 10% है भाई। तो 10% क्योंकि भाई मेरे को पता है ट्रांसमिशन खा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से 10% बढ़ा के देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 kV में से भाई 10% खा जाएगा, इसका मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे ओवरऑल 10 kV ही मिलने वाला है, समझे, क्योंकि 10% तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना। तो इसलिए भाई हम लोग का यहाँ पे इस तरीके से 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 11 kV 33 kV 66 kV 132 kV इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 222 kV नहीं होता भाई, 220 होता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगला है कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड। तो भाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भाई, शॉर्ट में, ठीक है ना। क्यों करते हैं भाई, ये सब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़िए, और ट्रांसमिशन लाइन में कैसे इंडक्टेंस बनता है ना, कैपेसिटेंस कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ओके ना। बाकी जैसे लॉन्ग हो गया, मीडियम हो गया, तो उसमें भाई हम लोग फिर एनालिसिस के लिए पाई मॉडल, टी मॉडल ये सब करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। आप पावर सिस्टम पढ़िए ट्रिपल IQ के थ्रू, तो करीब आपको 38 लगे, यानी 40 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा भाई। और इसे सब गेट लेवल पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। थ्योरी बेसिस पढ़ें कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। आगे बढ़ते भाई, बोल रहा है पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन ऑन हाई वोल्टेज बिकॉज। तभी जस्ट बता हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं भाई, हाई वोल्टेज पे करने से क्या हम लोग का एफिशिएंसी सबसे पहले बढ़ता है भाई, क्योंकि I/R लॉस कम हो जाता है, क्योंकि करंट कम हो जाता है ऑटोमेटिक। और कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है भाई, क्योंकि करंट कम हो गया तो वायर जो है भाई पतला हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पतला वायर यूज़ करने मतलब क्या, कॉपर का सेविंग है, फिर कहीं एल्युमिनियम का सेविंग। अगला है एन एंकर और डाउन गे यूज्ड एट द एंड ऑफ द पोल लाइन्स। इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गे वायर बोलते हैं, फिर इसको हम लोग टर्मिनल गे बोलते हैं भाई। कुछ इस तरीके का होता है ना भाई, जैसे आपने कॉलोनी में देखा हो ना, RCC जो पोल होता है, तो इधर से भाई मान लेते हैं आपका इंसुलेटर लगा हुआ, इस तरीके दिखा, साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ, और ये ऐसे यहाँ से खींचा हुआ भाई, ठीक है, यहाँ से वायर जा रहा है आपका, ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो भाई 3 फेज 4 वायर होंगे। तो भाई ये वायर जो है इस डायरेक्शन खींच रहा है ना, टेंशन क्रिएट किया इस डायरेक्शन में, तो भाई ये पोल हो सकता है कुछ टाइम के बाद इस साइड में बेंड हो जाए, फिर भाई इस साइड में झुक जाए, है ना, ऐसे झुक जाए भाई। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का यहाँ पे गे वायर यूज़ किया जाता है,
एग शेप इंसुलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ऐसे ज़मीन में गाड़ा हुआ रहता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको ये इस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, इस पोल को इस साइड में खींचे हुए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल गे। क्लियर हो गया, तो याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटानिया टी जॉइंट यूज। तो भाई देखिए ये सब ITI वाला सिलेबस है, ITI पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना होता है। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट जो है ना भाई, हम लोग यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइंस में। इस तरीके का होता है, ये जैसे एक दो वायर लेना पड़ता है भाई, एक वायर ये ले लीजिए, एक वायर ये ले लीजिए, ठीक है। दोनों सेम लेंथ का होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई ये मान लेते हैं इस वाले वायर को ऐसे ही रहने देंगे, इस वाले वायर को ऐसे रहने देते हैं, तो इस वाले वायर को ऐसे छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को भाई ऐसे बेंड करते हैं, देखिए दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ऐसे इसको बेंड करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा बेंड किया जाता है, और यहाँ से फिर ऐसे, मतलब जैसे ये भाई मान लेते 20 सेंटीमीटर का अगर वायर है ना, तो 20 सेंटीमीटर से भाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर मैंने ऐसे बेंड कर लिया, और ये वाला जो है आपका मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना भाई। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, कितने हुए 10, तो रिमेनिंग इधर क्या होगा 10 बचेगा, इधर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके का, और वायर लेकर के यानी पतला वाला वायर लेकर क्या करते हैं, इस पर ऐसे 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 ऐड देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये टाइट हो जाता है, इसी को टी जॉइंट बोलते हैं भाई। तो एक बार यूट्यूब पे आप देख लीजिए ब्रिटानिया टी जॉइंट कैसे बनाया जाता है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस है भाई, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। क्लियर हो गया। और भी डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अगला है, देखिए भाई आपका अंडरग्राउंड केबल से पूछा गया है, पूछ रहा है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ अ केबल, यानी 2 मीटर लंबा केबल है भाई, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखिए भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस अलग होता है और रेजिस्टेंस अलग होता है, ध्यान रखना है आपको। रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल अपॉन एरिया, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब आप पढ़ेंगे तो भाई ये अंडरग्राउंड केबल पढ़ना होता है। जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ये रो अपॉन 2 पाई एल, और यहाँ पे होता है लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग होता है R2 अपॉन R1, ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला था रेजिस्टेंस का कि भाई R जो है रो एल अपॉन एरिया, मतलब लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस केस में भाई यहाँ पे जो है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, देख रहे हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ सब। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई आपको, ये वाला अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है भाई। तो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पे केस 1 कि भाई मेरे पास यहाँ पे लेंथ कितना है 2 मीटर दिया भाई, है ना, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है भाई, ये दिया आपका 10 मेगा ओम। केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है भाई कि अभी जो मेरा लेंथ है ये 8 मीटर है, और इस केस में भाई आपको बताना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला देखे तो क्या है आपका रो अपॉन 2 पाई, यहाँ पे मान लेते भाई L1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाए लॉग बेस ही R2 अपॉन R1 भाई, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना, इसके लिए क्या बनेगा भाई Ri इक्वल टू, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा रो, क्योंकि दोनों केस में तो भाई सेम सैंपल है ना, मटेरियल सेम है भाई, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा। 2 पाई यहाँ पे L चेंज हो यानी L2 कर लेते हैं, लॉग बेस ही R2 अपॉन R1। और ये R1 R2 क्या है भाई, ये जो आप अंडरग्राउंड केबल पढ़िएगा ना, तो यहाँ भाई बाहर में डिफरेंट लेयर होते हैं, ठीक है, वहाँ ठीक है। तो रेडियस होता है भाई डिफरेंट R2 और R1, ठीक है। एक कंडक्टर का बनेगा, एक कंडक्टर से लेकर के भाई पूरा बाहर तक। तो देखिए तो भाई ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, इसमें अगर मैं देखूँ ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म इसमें भी है और ये वाला टर्म इसमें भी है, कोई दिक्कत। 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, रो इसमें भी है, रो इसमें भी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रो 2 पाई लॉग बेस ई R2 बटा R1 इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर कर देते भाई। इसका जो होगा रो 2 पाई इंटू लॉग बेस ई R2 बटा R1, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, तो भाई ये L इधर बस चला जाएगा, है ना, इधर ये L को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इस L को इधर ला के मल्टीप्लाई किया ना L1 को, तो ये पूरा वैल्यू आ गया ना इसका, यानी इसके जगह में पुट कर सकता है, यानी L1 इंटू RI1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस L2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आ गया ना इसका वैल्यू, तो इधर आ जाए L2 इंटू क्या हो जाएगा RI2, क्योंकि दोनों बराबर बराबर थे ना भाई, ये बैलेंस कर दिया हम लोगों ने। देखिए भाई इसका L कितना था 2, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना था भाई 10 मेगा ओम, ठीक है, इसको मेगा ओम में ही आएगा, इसका ऐसे इधर देखिए L2 कितना है, L2 दिया 8, और ये आपको निकालना, तो निकल नहीं जाएगा अब। RI2 इक्वल टू क्या हो जाए बताइए 2 गुना 10 बटा 8, तो सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2.5, ठीक है भाई 2.5 मेगा ओम। क्लियर हो गया। तो यहीं से समझना भाई, देखिए अब इसमें शॉर्टकट बता दो, तो मैंने
पूरा प्रॉपर वे में समझाया। अब सीधे से समझना है कि भाई जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर, समझे। जब भी इन्वर्सली रिलेशन हो तो अभी देखिए, अभी आपने क्या किया था भाई, लास्ट में जो अभी आपने निकाला RI2 क्या आया था आपका, नीचे में आपका 8 था ना, ऊपर में 2 गुना 10 था, तभी तो इसको भाई 4 से लगाया था, 2 से लगाया था ना, ये 4 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर इसको 2 से लगाया तो भाई 2.5 बना, समझ में आया। तो देखिए कहने का मतलब क्या है ना, इस चीज़ को समझिए आप भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये जो रिलेशन है इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा। जो देखिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम लोग ऐसा करते हैं भाई, 2 मीटर वायर था तो भाई इसका कितना था, 10 मेगा ओम था, तो भाई 1 मीटर होता तो कितना होता, 10/2। 8 मीटर है तो भाई 8 मीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10/2 गुना 8, ये होता भाई, होता ना ये, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता रिलेशन। तो इस केस में ऐसे कर लेते हैं, यूनिटी मेथड लगा के भाई 2 मीटर पे इतना, 1 मीटर पे इतना, तो 8 मीटर पे इतना। लेकिन भाई यहाँ पे उल्टा है, तो उल्टा जब चलता है तो उल्टा चलने का मतलब क्या है, देखिए आप हमेशा यूनिटी मेथड ही लगाइए। ये वाला आ गया आपका वैल्यू, यूनिटी मेथड पे ये वाला वैल्यू आ गया भाई। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे देखा इनवर्स रिलेशन है, तो ये दोनों टर्म को बस आप फ्लिप कर दीजिए। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो भाई इसको आप उठाइए पहले कि भाई 2 मीटर वायर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है कितना है, 10 मेगा ओम है, तो 1 मीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 मेगा ओम, यानी 10 तो हमेशा यहीं पे पड़ा हुआ रहेगा भाई, 10 कहीं जाएगा ही नहीं, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 मीटर पे देखना भाई मेरे को, तो क्या हो जाएगा, 10/2 गुना 8, समझे। ये कब है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। लेकिन भाई मैंने बोला कि भाई हम लोग का ये एक्चुअल फार्मूला है, इसको मैं फिर से अरेंज करते हैं, 10 गुना 2/8, तो भाई 10 देखिए यहाँ भी पड़ा हुआ है। बस ये जो है ना 8/2, जब भी इन्वर्सली पूछेगा तो 8/2 का बस पलट दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे फ्लिप हो गया ना भाई, 2/8 है ये। तो इन्वर्सली रिलेशन जब भी चलेगा तो भाई पहले आप यूनिटी मेथड लिखिए, और यूनिटी मेथड में ये तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला वैल्यू सबसे पहला वाला टर्म रखिएगा वो, बस ये वाला टर्म का भाई आप उल्टा कर लीजिए आप, यानी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 2/8 कर लीजिए, आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट 2 ठीक है, डायरेक्ट आंसर हुआ भाई शॉर्टकट वे में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वोल्टेज ऑफ ए मीडियम ग्रेड केबल। देखिए भाई आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। देखिए एक तो होता है भाई, एक होता है आपका कि भाई जब आप अंडरग्राउंड केबल पढ़ेंगे यानी यूजीसी केबल पढ़ेंगे भाई, तो इसमें आपका एलटी केबल होता है, एसटी केबल होता है, एसटी केबल होता है, ठीक है ना, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल है ना, फिर एसटी मतलब सुपर टेंशन केबल, फिर आपका होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, फिर एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल, समझ गए। तो ये अंडरग्राउंड केबल के है भाई। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि भाई मीडियम ग्रेड केबल का, तो भाई ये किसके हिसाब से पूछ रहा है, आपका भाई इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से पूछ रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, और ये 54 नंबर वाला पढ़िएगा, 54 नंबर वाले पे, उसमें आपको बताया जाएगा। क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे मीडियम ग्रेड केबल का कितना होता है, ये 650 वोल्ट होता है भाई। ये सब याद करने वाला चीज है। आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का आप 54 नंबर आप देखिए जा करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते भाई। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, जब आप हमेशा PYQ लगाते रहेंगे ना भाई, तो बार बार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो उस तरीके से याद होता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर्मर, तो भाई आर्मर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बताइए। हम लोग को पता है भाई कि जैसे अंडरग्राउंड केबल पड़ी है, तो पहला आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है भाई। फिर उसके बाद पेपर का इंसुलेशन होता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है भाई। फिर आपका यहाँ पे मॉइस्चर से बचाने के लिए भाई एक लेयर होता है, मेटालिक शीट बोलते हैं भाई। फिर आपका एक और लेयर होगा है ना, जिसको हम लोग आर्मरिंग बोलते हैं। आर्मर क्या होता है भाई, स्टील के ऐसे ऐसे वायर होते हैं, ताकि कोई बाहर से कट करके बिजली चोरी करना चाहता है तो भाई, जैसे आपके कॉलोनी में अगर कवर्ड वायर गया होगा ना, तो भाई उसको आप काट के देखिएगा, सबसे पहले बाहर में क्या मिला, एल्युमिनियम के वायर मिलेंगे, छोटे छोटे पतले पतले भाई, ठीक है, उसी को हम लोग आर्मरिंग बोलते हैं। तो ये पूछ रहा आर्मर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो भाई अंडरग्राउंड केबल में यूज़ करते हैं। ठीक है तो हो जाएगा D4 अंडरग्राउंड सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। अगला देखिए महू रिले। देखिए भाई जब आप देखिए पावर सिस्टम में अगर देखें, पावर सिस्टम को अभी मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया ना, पावर सिस्टम का अगर सिलेबस देखें भाई, तो सबसे पहला हो गया हम लोग जनरेटिंग स्टेशन, जिसमें आप लोग बिजली जनरेट कर रहे हैं भाई डिफरेंट मीडियम से, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट है ना भाई, जियो थर्मो पावर प्लांट, बहुत तरीके पावर प्लांट। तो भाई जो भी हम लोग बिजली जनरेट किया, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेप अप करके इसको ट्रांसमिशन लाइन से भेजेंगे अपने कंज्यूमर तक, फिर यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे है ना। अभी जस्ट आपको बताया था प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका लोड लगा होता है यानी कंज्यूमर से भाई।
क्लियर हुआ? तो पहला होता है आपका जनरेशन, यानी पहला पार्ट जो है पावर सिस्टम में है जनरेशन, फिर है आपका ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका है भाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर आपके घरों तक बिजली आ गया तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्योंकि सारे के सारे क्या है एक तरीके से वायर से कनेक्टेड है ना भाई, तो कभी भी किसी भी दौरान फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि भाई जो ट्रांसमिशन लाइन है आंधी तूफान मतलब जंगल से जाता है भाई, पहाड़ों से होके जाता है ना, तो आंधी तूफान ये तो कभी भी आ सकता है, कभी टूट सकता है भाई, वायर एलजी फॉल्ट आ सकता है, किसी तरीके का फॉल्ट आ सकता है भाई, है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, प्रोटेक्शन भी तो चाहते हैं भाई, तो हम लोग का लास्ट होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो टोटल पांच पार्ट में हम लोग पावर सिस्टम पढ़ते हैं, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर आपका इधर यूटिलाइजेशन, और एक हो गया आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भाई। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं भाई सबसे पहले फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट करंट जब तक पता नहीं होगा तब तक भाई हम लोग यहाँ पे अपने स्विच गियर को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर, ऐसा आइसोलेटर का तो भाई करंट रेटिंग चाहिए ही नहीं। तो समझिए कि भाई हम लोग इसी के अंदर ये जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है ना, इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिले। क्लियर हुआ? और रिले की बात करें भाई, जैसे सिंपल रिले की बात करें तो भाई जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गया, थर्मल रिले हो गया, उसी तरीके से भाई आपका डिफरेंशियल रिले हो गया। डिफरेंशियल रिले मतलब क्या, तो भाई डिफरेंस को सेंस करके, ठीक है, फिर रिवर्स पावर रिले हो गया। फिर जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा तो ट्रांसमिशन लाइन को तो प्रोटेक्ट करना ना, तो इसमें आपका भाई जैसे आपका इम्पिडेंस रिले हो गया, यानी रेशियो मेजर करेगा V/I का, ठीक है, इसी के हिसाब से लोग फॉल्ट या फिर डिस्टेंस को पकड़ता है कहाँ पे एक तरीके से फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग इम्पिडेंस रिले बोलते हैं। फिर आपका रिएक्टेंस रिले होता है, फिर माहो रिले होता है भाई। तो इसे आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भाई यहाँ पे फिर बाउंस करेगा ये, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो है ना पावर सिस्टम का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है भाई, और आपको समझना है तो भाई गेट लेवल पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़िए कोई फायदा नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है माहो रिले, तो भाई माहो रिले आपको पता है इसको हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भाई, समझ में आया? और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्योंकि भाई वोल्टेज काफी हाई होगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी फोर डॉग, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तक के लिए होता है भाई, ठीक है। और अभी जस्ट बताया भाई एलटी का मतलब क्या है कि भाई अप टू 1000 वोल्ट, ठीक है। एलटी का मतलब क्या है, मतलब एलटी मतलब लो वोल्टेज भाई। एचटी का मतलब क्या है, 11 केवी तक जाता है भाई, ठीक है, 1 केवी, 11 केवी, फिर उसी 33 केवी, फिर आपका भाई 66 केवी, फिर एबव 66 केवी जाएंगे तो भाई आपका आ जाए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये माहो रिले हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो भाई ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें जो वोल्टेज होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अगला पड़ता है HVDC, बोल रहा है ना हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम मेनली यूज, तो किसके लिए यूज करते हैं भाई, बल्क पावर ट्रांसमिट करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है भाई, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग HVAC यूज नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फिर DC पे आ जाते हैं, और ये जो DC वाला है भाई वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी महंगा पड़ता है भाई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज़ करना है कन्वर्टर के तौर पे, ठीक है, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, फिल्टर, ये सब। अगला पड़ता है भाई न्यूट्रल। न्यूट्रल इज अ सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरीज, तो भाई क्या हो जाए, करंट कैरी करता है भाई, करंट सोर्स तक लेके आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है अ कंपोनेंट विच इज यूज टू क्लोज और ब्रेक सर्किट, तो भाई इसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं हम लोग, यानी स्विच हो जाएगा, स्विच हो जाएगा भाई। स्विच भी तो ब्रेक और मेक करता है ना सर्किट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में हम लोग फ्यूज लगाते हैं भाई। क्लियर हो गया, तो फ्यूज भी क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन भाई लो वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। क्यों, क्योंकि भाई हाई वोल्टेज पे यूज करेंगे तो भाई वहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज के बीच में गैपिंग कम होता है ना भाई, तो स्पार्क पकड़ लेगा, और फ्यूज के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता है उस स्पार्क को बुझाने के लिए, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर के अंदर भाई ऑयल सर्किट ब्रेकर, आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ना, वहाँ पे होते हैं मीडियम्स आग को बुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, द फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो। देखिए भाई फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, जब आप फ्यूज पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे पेज ही इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए आपके लिए मैंने इंसर्ट किया हुआ है, एक मिनट भाई, नहीं है भाई कोई नहीं। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, जब फ्यूज चैप्टर पढ़ेंगे वापस से आते हैं हम लोग अपने पेज पे, देखिए फ्यूजिंग फैक्टर कुछ नहीं भाई, रेशियो होता है, ठीक है। फ्यूज इधर लिखते हैं हम लोग, फ्यूजिंग फैक्टर
क्या है भाई, ये रेशियो होता है किसका किसका, और हमेशा याद रखना फ्यूजिंग फैक्टर जो है ना भाई, इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर के, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि भाई इसका ऑप्शन पहले सी हो जाएगा, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास एक फ्यूज़ है, जैसे मान लेते हैं वायर गया हुआ है, इसमें करंट फ्लो आई एम्पेयर, और यहाँ पे भाई हम लोगों ने एक फ्यूज़ लगा रखा है। फ्यूज़ मतलब क्या, कुछ इस तरीके का होगा भाई, किटकैट फ्यूज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, और इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है। इसको ब्लैक से दिखा देते भाई, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट मटेरियल से हम लोगों ने फ्यूज़ लगा रखा है, और बाकी आपका वायर इस तरीके से गया हुआ है आगे, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूज़ है भाई, हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं लाइव वायर के साथ। तो ये कब मेल्ट होगा बताइए, मान लेते हैं रेटेड जो है 5 एम्पेयर, मतलब 5 एम्पेयर करंट तक भाई ये सेफ है, ये फ्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पेयर से अधिक करंट जाएगा भाई, तो सीधी सी बात है I2R करंट क्या हो जाए, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऊपर में जो रखेंगे वो होता है आपका मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मतलब क्या मिनिमम, जैसे भाई 5 एम्पेयर तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन 5 एम्पेयर से भाई मान लो 0.1 एम्पेयर भी अगर एक्स्ट्रा हो गया ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिनिमम फ्यूजिंग करंट, यानी जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसको बोलते हैं मिनिमम, कि भाई ये कम से कम करंट है जिस पर आपका ये फ्यूज क्या हो जा रहा है, फ्यूज कर जा रहा है, यानी मेल्ट कर जा रहा है भाई, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट यानी 5 पॉइंट, न्यूमेरिक वैल्यू से समझा देता हूँ, ठीक है ना भाई। जैसे मान लेते 5.01 एम्पियर, और नीचे में क्या है 5 एम्पियर, तो सीधी सी बात इनका रेशियो में से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है भाई, ठीक है। ऐसे आप ऐसे समझ, मान लो आपका जो फ्यूजिंग करंट है मिनिमम फ्यूजिंग 5.2 है, और रेटेड करंट जो है आपका 5, तो सॉल्व कीजिएगा अगेन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा भाई। तो ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट, एक मिनट भाई, मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट नहीं होगा, ये होगा करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, ठीक है। D4 होगा, C नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि रेटेड करंट है ना भाई, जितने के लिए भाई ये एक तरीके से हेल्दी करंट अपने अंदर से ले सकता है, या फिर भाई फ्लो करवा सकता है बिना अपने आप को मेल्ट किए हुए। तो D4 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, बोलता है मोस्ट ऑफ द फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू, तो भाई फ्यूज कैसे ऑपरेट करते हैं भाई, तो हीटिंग इफेक्ट कारण होता है I2R लॉस के कारण, ठीक है, या फिर जूल्स इफेक्ट, क्योंकि भाई I2R ये तो पावर हुआ, इसको टाइम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब हीट पैदा होगा, यानी I2R × T। अगला भाई फ्यूजिंग फैक्टर कभी जस्ट बताया भाई ग्रेटर देन 1 होता है, तो भाई ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं भाई 2 पॉइंट है ना, 1 से अधिक होगा तो इस तरीके से मान के चलिए भाई, जैसे 1.45 है ना, पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 एम्पियर जो है मेरा रेटेड करंट था, और 145 एम्पियर क्या था, ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट था जिस पे मेल्ट कर गया भाई, ठीक है। ज़्यादा समझिए, तो कॉमन सेंस लगाना भाई कि ये तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक ना भाई। रेटेड करंट और फ्यूजिंग करंट को भी तो देखते चलना है ना भाई, कि 100 एम्पियर तो भाई हेल्दी है, ठीक है। तो 45 एम्पियर करंट एक्स्ट्रा जाएगा तब जाएगा मेल्ट हो जाएगा, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा ना भाई एक बार, ठीक है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो आपको समझ में आया भाई कि आपने ये नहीं क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है भाई आपका। आगे बढ़ता है, विच टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्यूज यूज इन डोमेस्टिक, तो भाई किटकैट यूज़ करते हैं। किटकैट फ्यूज आपके घर में लगता है ना, खींचने वाला भाई, समझ गए। तो ये नहीं देखा आपने तो भाई आप गूगल कर लीजिए एक बार, किटकैट फ्यूज कैसा होता है, फोटो आपको देखना मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज एलिमेंट, तो भाई कॉपर कभी भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर का देखिए जो फ्यूज एलिमेंट होता है ना, फ्यूज एलिमेंट किसको बोलते हैं पहले ये समझिए। अभी जस्ट मैंने आपको फ्यूज बना के दिखाया था ना भाई, तो यहाँ से जो पतला वायर लगा हुआ ना, इसी को फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं। फ्यूज एलिमेंट हो, हीटिंग एलिमेंट हो, तो हीटिंग एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो हीटर के अंदर जो हम लोग कॉइल खरीद के लाते नहीं बाजार से नाइक्रोम वाला, उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलेंगे, समझ में आया। फिर बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा भाई, उसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग एलिमेंट, उन सब हीट ही तो हो रहा है। तो फ्यूज एलिमेंट क्या मतलब, जो फ्यूज वाला जो वायर है भाई, इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्यूज एलिमेंट, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे भाई सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो फ्यूज एलिमेंट है इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा रेजिस्टेंस की बात है तो रो एल अपॉन एरिया होता है ना, तो भाई इस मटेरियल का रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए भाई ऑलवेज, क्योंकि रजिस्टिविटी, क्योंकि भाई इसका लेंथ बहुत छोटा होता है ना भाई, फ्यूज वायर का जो लेंथ है बहुत छोटा है, तो भाई रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर, तो भाई लेंथ तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा वायर डालते हैं हम लोग फ्यूज के अंदर, और क्योंकि बहुत पतला होता है तो एरिया भी कम है भाई, तो ये लेंथ कम है तो भाई रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम है भाई तो सीधे रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन भाई हम लोग का मेन होता है रेजिस्टिविटी, समझे, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग का भाई रेटेड करंट से अधिक जाएगा तो भाई मेरे पास इतना हीट पैदा होना चाहिए भाई तुरंत मेल्ट हो जाए, समझे। तो ये कब पॉसिबल है, लेंथ और एरिया को घटा बढ़ा के नहीं कर सकते हैं, उतना रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा क्योंकि भाई वायर बहुत छोटा है, आपको यहाँ पे रजिस्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा भाई, यानी हम लोग इस तरीके का मेटल यूज़ करेंगे जिसका रजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो भाई, ठीक है। SN+PV यूज़ करते हैं यहाँ पे, SN+PV टीन और लेड का कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये उसी को बोलते हैं फ्यूज एलिमेंट। तो किसका नहीं बनाएंगे, कॉपर का नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका रो का मान बहुत कम होता है, रेसिस्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब क्या, आपका करंट जब अच्छा खासा भी बहने लगे ना फिर भी हीट पैदा होगा ही नहीं भाई, मेल्ट ही नहीं होगा ये। आगे बढ़ता है रिवर्स पावर रिले। देखिए भाई अभी जस्ट बताया था कि भाई स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ना है रिले क्या है, एक तरीके से ब्रेन होता है भाई, समझे। प्रोटेक्शन के लिए रिले ब्रेन की तरह एक्ट करता है। तो जो रिवर्स पावर रिले है ना, होता क्या है, जैसे देखिए भाई मान लेते हैं मेरा एक जनरेटर लगा भाई, जनरेटर भाई पैरेलल में लगे होता है ना, समझ में आया। तो इस तरीके समझिए आप, ये मान लेते एक ट्रांसफार्मर है, कि ये ट्रांसफार्मर भाई और यहाँ से भाई हम लोग का गया हुआ है, ठीक है। मतलब प्रोटेक्शन में भाई जब आप फॉल्ट एनालिसिस पढ़े, यहाँ भाई मान लेते हैं इस तरीके बस बार है, कॉमन बस बार, यहाँ पे भाई लोड लगे हुए डिफरेंट, ठीक है, इस तरीके लोड लगे हुए भाई बहुत सारे। तो रिवर्स पावर रिले का मतलब क्या है, देखिए जैसे भाई मान लेते हैं जनरेटर है ना, इधर की तरफ पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये दोनों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भाई मान लेते हैं फॉल्ट आपका यहीं पे आ गया, या फिर इसको ऐसे दिखाता ना इस तरीके डायग्राम, भाई मैं देखिए रैंडम आपको समझा रहा हूँ, ऐसा बुक जब आप पढ़ेंगे ना तो ये जनरेटर के चलते क्या होगा भाई, आपका मान लेते हैं ना यहाँ पे बस बार है, बस बार के बाद भाई आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो उसको ऐसे दिखाता है, ट्रांसमिशन रिएक्टेंस आ जाएगा, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आ जाएगा भाई, रेजिस्टेंस को हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं फॉल्ट आया भाई, बस बार पे फॉल्ट आ गया, ऐसा समझिए आप, ये बस बार पे ही फॉल्ट आ गया, इसको आप ऐसे समझिए बस बार। और इधर आगे लोड के तौर पे भाई कोई मान लेते हैं मोटर लगा हुआ था, सिंक्रोनस मोटर लगा हुआ था भाई। तो सिंक्रोनस मोटर क्या है भाई, इसमें हम लोग फील्ड देते हैं ना, डीसी एक्साइटेशन देते हैं भाई। तो देखिए जब भी हेल्दी था, इसका मतलब क्या, पावर सप्लाई कर रहा था जनरेटर भाई, इस तरीके से पावर सप्लाई कर रहा था और मोटर पास पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही भाई मान लो यहीं पे फॉल्ट आ गया, इसमें तो क्या सारा का सारा भाई यहीं पे बाईपास हो जाएगा ना भाई, आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन आप देखिए सिंक्रोनस मोटर देखिए ना, सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या है भाई आपका, क्योंकि भले इधर से पावर कट हो गया, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बढ़ा देंगे भाई, इसमें अभी तो इनर्शिया होगा भाई, रोटर अभी भी तो घूम रहा होगा गोल गोल। तो भाई इसमें फील्ड को देखिए नॉर्थ साउथ है, फील्ड अभी भी भाई मैग्नेट है ना, इसमें डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो फील्ड आपका मैग्नेट बना हुआ, और इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो सिंक्रोनस जनरेटर भाई, अब ये जो सिंक्रोनस मोटर भाई ये कैसा बिहेव करेगा, जनरेटर तो एक्ट करेगा नहीं, अब ये क्या करेगा, ये पावर सप्लाई करने लगे इस डायरेक्शन में, समझ में आया। तो भाई हेल्दी केस में पावर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे फॉल्ट आया था भाई, अब ये मोटर जो था वो जनरेटर एक्ट कर रहा है, और फिर ये पावर क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करवा रहा है। रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, पावर रिवर्स हो गया ना भाई, इसी को बोलते हैं रिवर्स फ्लो, रिवर्स पावर फ्लो। तो ये बोल रहा है भाई रिवर्स पावर फ्लो रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, तो किसके लिए करते हैं, जनरेटर के लिए करते हैं भाई, समझ में आया। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये तो भाई नॉर्मल केस बताएगा भाई, इसमें पावर एक तरीके रिवर्स हो गया, ठीक है। तो पावर रिवर्स हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मतलब हम लोग को मेन जो है ना, जो देखिए जो महंगे इक्विपमेंट है भाई, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर कौन सा, पावर ट्रांसफार्मर भाई, यहाँ पे जो लगे होते हैं, इनको हम लोग को सबसे ज़्यादा एक तरीके वैल्यू देना होता है। क्लियर हुआ। तो रिवर्स पावर रिले किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे यूज़ करते हैं भाई। ट्रांसमिशन लाइन तो अभी जस्ट बताया ना हम लोग भाई, यहाँ पे V/I का रेशियो एक तरीके कंपेयर करके भाई करते हैं, जिसको हम लोग इंपेडेंस रिले बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे भाई ऊपर आप पढ़ेंगे ना, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसका कोई वो नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले आर ऑपरेटिंग व्हेन द वेक्टर डिफरेंस। तो भाई वेक्टर डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस लिया जा रहा है भाई, तो डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल रिले बोलेंगे। क्लियर हुआ ना, डिफरेंशियल रिले बोलेंगे भाई। और किसका डिफरेंस लेगा, इम्पिडेंस का भी डिफरेंस ले सकता है भाई, वोल्टेज का भी ले सकता है, करंट का भी ले सकता है, ठीक है। तो जो हम लोग का सेट किया हुआ है ना, एक जो सेफ वैल्यू सेट किया है, उससे अधिक या फिर उससे कम होगी, एक डिफरेंस आ गया ना, तो भाई फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऑपरेट होता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंशियल रिले क्या है भाई, यहाँ पे सिटी यूज़ करते हैं भाई, दोनों साइड में लगा हो, जैसे ये जनरेटर के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर के लिए भी यूज़ करते हैं डिफरेंशियल रिले, ठीक है। उसमें पायलट वायर के थ्रू क्या होता है, दोनों साइड में सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे भाई हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगला क्या है, फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर सेफ्टी। तो भाई हाउस होल्ड हो या फिर भाई स्मॉल यूनिट, एमसीबी यूज़ करते हैं भाई, घरों में आजकल एमसीबी यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, C फॉर कैट हो जाएगा। अगला है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वाई इज कंप्रेस्ड एयर यूज्ड। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले आप समझिए भाई, जैसे सर्किट ब्रेकर है ना, ये मान लेते भाई मेरा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और इधर मान लेते भाई मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं हेल्दी से मतलब दोनों कॉन्टैक्ट बने होंगे भाई, दोनों चिपके हुए होंगे, करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन जैसे मान लो फॉल्ट आया, तो फॉल्ट आते ही क्या होता है, सर्किट ब्रेकर मेरा ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है भाई इधर हो गया, यानी ओपन हो गया, तो भाई यहाँ पे आर्क लगेगा कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं चिंगारी लग गया, स्पार्क लग गया भाई। और चिंगारी का मतलब क्या कि भाई
देखिए स्पार्क का मतलब है हीट भाई, हीट, ठीक है। या फिर कहिए स्पार्क का मतलब है आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। भाई समझिए ना, यहाँ पे एयर था ना भाई, एयर का जो वैलेंस, एयर का मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस भाई, O2 N2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो उनके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कारण क्या बाहर निकल गए भाई, तो वो सारे एटम क्या बन गए, आयंस बन गए। और आयंस कुछ नहीं भाई, चार्ज होता है ना, आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज एटम। जैसे अगर कोई भाई एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो भाई इस पर चार्ज आता है कि नहीं आता है, बोलिए, समझाया। तो आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज एटम बोलते हैं। नहीं, जैसे भाई यहाँ पे एयर आयोनाइज्ड हो गया, यहाँ पे भाई चार्ज आ गया, और चार्ज क्या होता है, कंडक्टर है ना भाई, चार्ज क्या है, कंडक्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी के, तो सारा करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग आर्क, यहाँ पे आर्क बन रहा है भाई। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें भाई, आर्क क्या कर रहा है, हीट पैदा कर रहा है। हीट मतलब क्या, क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है ना इससे, तो करंट फ्लो मतलब I2R लॉस को टाइम से बढ़े तो हीट पैदा हुआ, ठीक है। नहीं, सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से भाई यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स थे या फिर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे भाई, वो और ज़्यादा आयोनाइज्ड होंगे। क्लियर हो रहा है, इसको पहले मिटाते हैं यहाँ से। एयर पार्टिकल्स भाई और ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि हीट देने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो आयोन्स बढ़ रहे हैं भाई। आयोन्स बढ़ने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे और ज़्यादा चार्ज पार्टिकल यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या भाई, रेजिस्टेंस एक तरीके घटेगा, क्योंकि अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, रो एल अपॉन एरिया होता है ना, तो भाई ये जो रो है ना, यहाँ पे देखिए एल अपॉन एरिया वैसे रहने देते हैं। यहाँ हम लोग पता है कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी होता है, फिर रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1/कंडक्टिविटी होता है, समझे। तो इस रो की जगह मैं डाल सकता हूँ, यानी ये जो रो है भाई, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ये 1/कंडक्टिविटी, समझ में आया। तो ये भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि भाई आर्क लगा हुआ है, आयंस बढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या, क्योंकि देखिए इन्वर्सली है ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, यानी रेजिस्टेंस घटेगा भाई। और रेजिस्टेंस घटने का मतलब क्या, करंट और बढ़ेगा, यानी यहाँ से और करंट भागेगा भाई, और करंट और बढ़ेगा, इसका मतलब I2R लॉस बढ़ेगा भाई, यानी और हीट होगा, फिर आपका और आयंस बनेंगे, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया भाई, एक दूसरे को फीड करते चले जाएंगे, ये कभी बंद ही नहीं होगा, समझे। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई ये जो फिक्स्ड क्वांटम और मूविंग क्वांटम सर्किट ब्रेकर का मेल्ट हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मुझे आर्क को जल्दी जल्दी बुझाना है, तो आर्क को कैसे बुझाएंगे, यहाँ पे हवा का झोंका मारना पड़ता है, और जो हवा का झोंका मार रहे हैं भाई वो कूल एयर बोलते हैं हम लोग, कूल एयर। तो कूल एयर डालने से क्या हुआ, सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ क्या हुआ, जो आर्क यहाँ पे लगा हुआ था भाई, वो ऐसे पूरा फैल जाता है, छितरा जाता है भाई, इस तरीके से, समझ में आया। तो देखिए लेंथ बढ़ गया भाई, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और क्योंकि भाई यहाँ पे ठंडा एयर डाला था भाई, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब क्या, अब जो आयोनाइज्ड पार्टिकल थे भाई वो डी आयोनाइज्ड होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स थे भाई जो बाहर निकले हुए थे, फिर से क्या होंगे, एटम के वैलेंस बैंड में जाके रिकम्बिनेशन करेंगे, यानी रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो ये कूल एयर डालने से भाई टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घटने से भाई क्या हुआ, डी आयोनाइजेशन हुआ, डी आयोनाइजेशन, ठीक है, डी आयंस हुए। इसके चलते क्या हुआ भाई, आपका जो कंडक्टिविटी है ये घट गया, कंडक्टिविटी घट गया। देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी अगर घट गया तो सीधी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या, करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो गया इसका मतलब फिर से I2R, तो इस तरीके से भाई, ठीक है ना। यानी इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस होगा भाई। तो ये भाई एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम लोग कंप्रेस्ड एयर क्यों करते हैं, ताकि भाई यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बने ना, जितना ज़्यादा कंप्रेस्ड कीजिएगा उतना ज़्यादा भाई यहाँ पे प्रेशर के थ्रू मतलब हवा का झोंका बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा यहाँ पे। तो किस लिए करते हैं, क्वेंचिंग ऑफ द आर्क, आर्क को बुझाने के लिए भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स व्हेन, कब ऑपरेट होता है भाई, जब फॉल्ट आता है। तो व्हेनेवर अ फॉल्ट अकर इन द लाइन, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन टू क्लोज एंड ओपन कॉन्टैक्ट मेंबर, क्लोजिंग ओपन, ठीक है। नॉर्मल अब नॉर्मल में सर्किट ब्रेकर होता है भाई, ठीक है ना। वही है, जब हेल्दी कंडीशन है तब भी कर सकते हैं ओपन, फॉल्ट आता है तब भी भाई ऑटोमेटिक हो सकता है, ठीक है। अगला है बकल्स रिले, कहाँ यूज़ करते हैं भाई, तो ये होता है ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर D4 में, D4 डॉग में। अगला है अ रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड, तो भाई थर्मल रिले होता है मोटर में, हमेशा थर्मल रिले। देखिए भाई क्या होता है, जैसे भाई मान लेते आपके घर में अभी वोल्टेज लो है, ठीक है, वोल्टेज लो है भाई, तो अगर आप अपना इंडक्शन मोटर चलाइएगा ना, तो इंडक्शन मोटर में देखिए भाई शो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई, जो समरसेबल है ना उसको आप इमेजिन कीजिए बस आप, ये आपका 3 फेज का वाइंडिंग दिखा दिया हम लोग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग रोटर दिखा दिया भाई, एक मतलब केस टाइप रोटर दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने इसमें 3 फेज दिया तो भाई यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है, घूमना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये साफ्ट भाई कनेक्टेड होगा किसी किसी लोड से भाई। आपका जो समरसेबल को क्या करना, पानी चढ़ाना भाई, तो पानी उसके लिए लोड है। तो क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए इसको भाई यहाँ पे एक्टिव पावर चाहिए टॉर्क पैदा करने के लिए। टॉर्क जो पैदा होता है एक्टिव पावर से होता है भाई, कैपिटल P मतलब कि एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर क्या होता है, VL IL cos phi। और यहाँ पे कोई वोल्टेज कम हो गया है, लेकिन भाई क्योंकि अभी भी लोड वही है, 2 तल्ला मकान पे भाई पानी चढ़ाना, लोड तो वही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी भी पहले जितना ही पावर चाहिए इसको, टॉर्क बना सेम टॉर्क चाहिए या फिर सेम पावर चाहिए। जब वोल्टेज आपका हेल्दी था उस केस का और वोल्टेज लो हो गया, अभी भाई इसको सेम पावर ही चाहिए। तो वोल्टेज क्योंकि कम हो गया भाई, तो सीधी सी बात है लाइन वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब क्या है, लाइन करंट ज़्यादा खींचेगा, ऑटोमेटिक खींचेगा ज़्यादा ये। तभी तो क्योंकि वोल्टेज जिस रेशियो से कम हो उस रेशियो से करंट भाई ज़्यादा खींचेगा, तभी तो भाई दोनों का प्रोडक्ट मिलकर जो पावर फैक्टर होगा वो एक तरीके से भाई आपको फिर से कांस्टेंट पावर या फिर पहले जितना पावर बना के देगा। और जितना और पावर अगर आ रहा है सेम तो भाई टॉर्क बनेगा सेम, तभी तो भाई पानी को चढ़ा पाएगा। लेकिन भाई क्योंकि वोल्टेज कम हो चुका है तो करंट ज़्यादा खींच रहा है, करंट ज़्यादा खींच रहा है तो क्या, वाइंडिंग के अंदर I2R लॉस बढ़ जाएगा। I2R लॉस बढ़ गया, इसमें तो क्या, वाइंडिंग हीट होगा। और ज़्यादा देर तक अगर आपने चला दिया लो वोल्टेज पे तो भाई आपका मोटर जल जाएगा, क्योंकि ये करंट बहुत ज़्यादा लार्ज खींचता है लो वोल्टेज के केस में। तो अब देखिए कि भाई मोटर को प्रोटेक्ट करना, तो सीधी सी बात है मोटर कैसे खराब हो रहा है भाई, क्योंकि मोटर के अंदर 2 ही चीज़ है ना, एक तो कोर है भाई और एक वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग खराब होता है हीट के कारण और कोर भी खराब होगा हीट के कारण, क्योंकि भाई इंसुलेशन लगे होते हैं उसमें, तो इंसुलेशन भाई पंचर हो जाता है या फिर कहिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेशन खराब हो जाता है भाई हाई टेम्परेचर पे। तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना भाई, ठीक है, अगर मोटर को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल रिले भाई, ठीक है। तो थर्मल नाम से पता ना, थर्मल तो क्या, गर्मी भाई। अभी कैसे काम करता है तो भाई इसमें 2 डिफरेंट बायोमेटालिक मेटल यूज़ करते हैं भाई, और दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर कहिए मतलब जैसे भाई आपने ट्यूबलाइट का अगर पढ़ा होगा ना, आपने ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो इसमें भाई चोक लगता था पहले। चोक तो भाई कॉइल है ना, कॉइल है, ठीक है। लेकिन भाई इसमें एक और लगता है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहता है भाई। देखिए आप बताता हूँ, ये आपका चोक हो गया, इसमें ऐसे फिलामेंट लगे होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट को पहले बंद कर दिया ऐसे भाई, एक ऐसे जोड़ दीजिए इसमें और एक यहाँ से लाके ऐसे जोड़ दीजिए। 1 मिनट, एक यहाँ से जाके ऐसे, यहाँ पे आपका बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा होता है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं। तो अब देखिए जब आप इसमें सप्लाई देंगे भाई AC और DC को समझिए, तो भाई ये पूरा करंट ऐसे फ्लो के ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन है, ये ओपन है मतलब क्या, जो वोल्ट आपने दिया मान लो 220 वोल्ट आपने दिया, तो भाई कोई करंट नहीं फ्लो, सर्किट ओपन है ना भाई, तो सारा 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि इनके बीच में गैपिंग बहुत कम है, एयर बहुत कम है ना भाई, और वोल्टेज 220 काफ़ी है, तो भाई यहाँ पे इसको आयनाइज करने के लिए सफिशिएंट है। तो जैसे आयनाइज हो मतलब यहाँ पे आर्क पकड़ेगा, चिंगारी लगे यहाँ पे, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट ऐसे बहेगा, ऐसे 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 इस तरीके से करंट बहेगा। और कुछ समय के बाद क्योंकि यहाँ पे आर्क लगा हुआ ना, I2R लॉस हो रहा है भाई, और टाइम से मिलेगा हीट हो रहा है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, गर्म होता है ये दोनों मेटल, और गर्म होगा तो भाई क्या, एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है ना कि भाई ये जो है एक वायर ऐसे दूर भागेगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं देखा, ये ऐसे भागेगा भाई, मतलब दूर भागे मतलब क्या, ये डिस्टेंस बढ़ा लेता है अपना, डिस्टेंस बढ़ाना मतलब क्या, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। अब क्योंकि भाई अचानक से ओपन हुआ ये, और क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर हमेशा क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, क्योंकि भाई पहले से करंट मान लो 5 एम्पीयर बह रहा था इसमें, लेकिन भाई जैसे ही अचानक से ओपन हुआ तो भाई करंट अभी भी क्या कहेगा इंडक्टर, भाई अभी 5 एम्पीयर ही बहना चाहिए, क्योंकि तुरंत ही जीरो नहीं करने देगा इसको। तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है ना भाई, वो यहाँ पे काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाई वोल्टेज बनाता है। जैसे यहाँ पे जो मर्क्यूरी के यानी HG के जो वेपर होते हैं आयनाइज्ड हो जाते हैं। अब आयनाइजेशन कारण क्या होता है, ये इस तरीके से, अब जो पाथ बनेगा इस तरीके से बनता है, ऐसे क्लियर हो रहा है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का मतलब समझिए, ठीक है, वही चीज़ हम लोग थर्मल रिले में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते भाई, पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ उसमें। अगला है एन ऑन ऑफ स्विच विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है भाई, थर्मल रिले ही हो जाएगा ना, इसका थर्मल रिले ही हो जाएगा। 1 मिनट भाई फोन आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन पे आता है भाई, थर्मल रिले ऑप्शन में नहीं है, क्या बोलता है, एन ऑन ऑफ स्विच विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो भाई मैनुअल स्टार्टर हो जाएगा। मैनुअल स्टार्टर में भाई होता है, देखिए जैसे आप DC मोटर का स्टार्टर पढ़िएगा ना, जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं भाई। तो उसमें आप देखिए भाई, हम लोग को पता है कि जो आर्मेचर करंट है I इक्वल टू क्या है, VT माइनस EB अपॉन R है। तो भाई EB तो मेरा 0 होता है स्टार्टिंग में जब रोटर रुका हुआ है, तो क्योंकि R बहुत कम होता है तो करंट मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो इस करंट को लिमिट करना, तो लिमिट करना मतलब क्या भाई, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं।
यहाँ पे रेजिस्टेंस का स्टड्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपका देखिए एक इस तरीके का भाई लोहे का प्लंजर होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है, इस तरीके ऐसे लगा होता है। अब एक बार देखिएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ तो याद आ जाए 3 पॉइंट स्टार्टर ऐसे, समझे। तो स्टार्टिंग में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं आर्मेचर के सीरीज में, ताकि आईए को हम लोग लिमिट कर सके। और जैसे हम लोग स्पीड पकड़ते हैं वैसे क्या करते हैं, इसको मैनुअली क्या करते हैं, इधर लेकर के आते हैं, समझ में, सारे रेजिस्टेंस को कट करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे फिर ऑन कंडीशन में लगा हुआ रहता है। लेकिन भाई क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं आपका भाई ओवरलोड हुआ, तो ओवरलोड के कारण क्या होता है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन बनेगा भाई, इसके कारण कि प्लंजर अपने आप जो है ना बाहर वापस आता है, और ये स्प्रिंग से ऐसे खींचा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये भाई कि ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है भाई, फिर 4 पॉइंट स्टार्टर है, ये दोनों काम करता है, करंट लिमिटिंग का काम कर रहा है। और अगर ओवरलोड सिचुएशन होता है तो उस केस में भाई अपने आप प्लंजर क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई, तो मोटर आपका अपने आप बंद हो जाता है भाई। ये कि मैनुअल स्टार्टर में ये फीचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड फॉर अ रिमोट ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए भाई रिमोट ऑपरेशन मतलब होता है सीधे डिस्टेंस से ऑपरेट करना, ठीक है भाई। जैसे रिमोट एरिया बोलते हैं ना, रिमोट एरिया मतलब क्या, वैसा एरिया जहाँ भाई इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है, फिर टावर नहीं है ना, गांव देहात ये सब होता है, उसे रिमोट एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई लिखा है कि भाई सर्किट ब्रेकर मस्ट बी, देखिए सर्किट ब्रेकर क्या है, दोनों तरीके से ऑपरेट होता है, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी, और एक होता है रिमोट ऑपरेशन भी, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी आप एक तरीके कर सकते हैं भाई ऑपरेट, ठीक है। तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं शंट ट्रिप भाई, ठीक है ना। तो रिमोट ऑपरेशन जब भी बोलेगा तो भाई इसको टेक्निकली बोल रहे हैं शंट ट्रिप करना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शनल रिले आर बेस्ड ऑन, तो डायरेक्शनल रिले जैसे पावर के लिए होता है भाई, ठीक है, हमेशा पावर को देखता है, पावर के डायरेक्शन को देखता है भाई किधर जा रहा है, जस्ट समझा था मैंने आपको एग्जांपल देके। एडमिटेंस रिले, तो एडमिटेंस रिले मतलब क्या, इंपेडेंस रिले का जस्ट अपोजिट भाई। तो एडमिटेंस रिले इज तो क्या होता है, ये डायरेक्शनल रिले होता है भाई, समझे, यानी इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, किस साइड में आपका फ्लो हो रहा है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि डायरेक्शनल रिले क्या है, या फिर रिवर्स पावर रिले क्या है, तभी आपको एक तरीके, या फिर डिफरेंशियल रिले क्या है भाई, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, नॉन डायरेक्शनल क्या है, समझे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए ना यहाँ पे भाई बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं भाई, ये जब बस बार है तो इधर भी लगा रहेगा सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आगे ट्रांसमिशन लाइन है, फिर आगे इधर भी आपका भाई सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में लगे होते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ मान लेते लोड लगा हुआ भाई, ये मेरा लोड है एक तरीके से, तो कभी जैसे भाई नॉन डायरेक्शन मतलब क्या है कि भाई करंट इधर से फ्लो या फिर इधर से फ्लो कभी भी ऑपरेट नहीं होता है। और डायरेक्शन मतलब क्या भाई, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो भाई ये सही है, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन का फ्लो हो गया तो भाई ये फिर ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो एडमिटेंस रिले ये सब कहाँ है, ये मतलब टाइप से भाई रिले का, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं या फिर किस लिए बनाते हैं, तो ये डायरेक्शनल रिले होता है भाई, ये डायरेक्शन को सेंस करके एक तरीके से ऑपरेट होता है। अब डायरेक्शन भाई करंट भी हो सकता है, ठीक है, पावर भी हो सकता है, इस तरीके सोचना। आगे बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या यूज करते हैं भाई, आरसीसी पोल होता है, यानी सीमेंट वाला पोल होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न कोल फायर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इसमें देखिए बोल क्या रहा ना, द एश इज रिमूव टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड बिफोर द फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर आर फाइनली वेंटेड टू द एटमोसफेयर। मतलब ये भाई जो फ्लू गैसेस है ना उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले हम लोग इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स है भाई, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसको रिमूव करते हैं, फिल्टर करते हैं। कैसे करते हैं भाई, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से करते हैं हम लोग, ठीक है, यही पूछ रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई लास्ट पेज आज का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल हेड, अभी जस्ट बताया था भाई कि जो भी हाइड्रो पावर प्लांट है ये कितना पावर बनाएगा भाई, टोटली डिपेंड करता है इसके हेड के ऊपर और वेट ऑफ वाटर के ऊपर, या फिर इसी को हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं भाई, ठीक है, कि पर सेकंड में कितना पानी भाई डिस्चार्ज हो रहा है। तो वही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल हेड विच ऑफ द प्लांट इज क्लासिफाइड एज अ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं भाई, रिजर्वायर वाला होता है, एक भाई रिजर्वायर नहीं लगा होता है, रन ऑफ रिवर होते हैं, डायरेक्ट भाई जो पानी बह रहा है ना उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हेड के हिसाब से पूछ रहा था, हेड के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं, हाई हेड होता है भाई, लो हेड होता है, मीडियम हेड होता है। तो इसका हो जाएगा डी फॉर डॉग, लो हेड पावर प्लांट, ठीक है। ऐसे अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे ना भाई, ये क्वेश्चन आप कंफर्म है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसलिए भाई मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया ना भाई अवेलेबल हेड के हिसाब से बताना है, तो 3 तरीके होता है, बाकी सब ये थोड़ा ना हेड के हिसाब से। तो बचाएगा कौन सा, डी फॉर डॉग बचेगा। अगला है इलेक्ट्रिकल स्विच आर कनेक्टेड इन, तो हमेशा सीरीज में लगाते हैं भाई लाइव वायर के साथ, ठीक है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड फॉर, तो किस लिए करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है,
कण उत्सर्जन नियंत्रण, मतलब ये पार्टिकुलेट का मतलब होता है पार्टिकल्स भाई। तो जो फ्लू गैसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना सल्फर के, मतलब और भी होते हैं उसमें, ठीक है ना भाई, तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आगे फॉर अ लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, देखिए भाई हेड मेरा लो है, मतलब क्या हुआ कि भाई पानी बहुत कम ऊंचाई से गिर रहा है, मतलब क्या पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बहुत कम है भाई, समझे। और यहाँ पे हाई डिस्चार्ज, अभी जस्ट बता रहा भाई सेम पावर प्रोड्यूस करना है, तो अगर मेरा हेड कम है, मतलब हाइट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब हेड कम है, इसका मतलब क्या, मेरे को डिस्चार्ज यहाँ पे बढ़ा के रखना पड़ता है, वाटर का जो फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कौन सा टर्बाइन यूज़ करेंगे, तो भाई लो हेड है तो लो हेड में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, कैपलाइन यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये सब भाई वीके मेहता का एमसीक्यूज कीजिए ना, उसमें पूरा का पूरा भाई फोटो के साथ, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम नहीं है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब वीके मेहता एक बार कीजिए आप, आपको समझ में आया किस तरीके से पढ़ाई करना होता है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कोरोना अकर बिटवीन द टू ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे, तो भाई जब इनमें हाई वोल्टेज होगा, क्योंकि कोरोना लॉस हमेशा हाई वोल्टेज में ही होता है, ठीक है, तो C4 कैट हो जाएगा। क्यों भाई, हाई वोल्टेज ही क्या कर रहा है, आपके एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं उनको आयोनाइज करता है ना, या फिर ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठा है भाई इसको बाहर निकाल लेता है, खींच लेता है एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके का होता है भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मान लेते भाई पॉजिटिव प्लेट बना, ये नेगेटिव प्लेट बना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। इसमें आप एक ऑक्सीजन के एटम को दिखाइए भाई, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो भाई इसका वैलेंस बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये देखिए पॉजिटिव प्लेट है ना, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है भाई, समझे। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज देके बना रहे हैं भाई, तो वोल्टेज बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना तो क्या, ये पॉजिटिव प्लेट और ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है भाई, ताकत लगा रहा है एक तरीके से। तो फर्दर आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाए तो सीधी सी बात है, एक ऐसा टाइम है इलेक्ट्रॉन भाई वैलेंस बैंड से बाहर खींचा हुआ चला आता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वैसे ये ऑक्सीजन जो है आपका आयन्स बन जाएगा भाई, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। तो हाई वोल्टेज पे होता है हमेशा। अगला है द टेम्परेचर एट विच सेफ्टी फ्यूज वायर मेल्ट प्रोपोर्शनल टू, तो भाई I2R लॉस पे होता है ना, तो करंट के स्क्वायर पे हो जाएगा भाई, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। अगला है फ्यूज कनेक्टेड इन, तो भाई हमेशा सीरीज में लगाते हैं और लाइव कंडक्टर साथ लगाते हैं भाई, ठीक है, सीरीज लाइव, सीरीज इन B फॉर बॉल हो जाएगा। अगला है देखिए सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर विच गेट्स हीट डायरेक्टली, तो I2R लॉस पे हो जाएगा भाई, हीटिंग इफेक्ट। अगला है एरिया अंडर द लोड कर्व, जस्ट बताया था स्टार्टिंग में, एरिया निकालना लोड कर्व का, तो भाई क्या देता है, एनर्जी कंज्यूम देता है, ये एनर्जी आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर यूज थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट में भाई हम लोग यूज करते हैं नॉन साइलेंट, ठीक है, नॉन साइलेंट मतलब स्मूथ सिलिंड्रिकल जनरेटर बोलते हैं इसको। देखिए भाई जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़िएगा, फिर चाहे मोटर या फिर जनरेटर, भाई इसमें 2 तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है रोटर के हिसाब से। रोटर के हिसाब से भाई 2 तरीके के टाइप्स हैं, पहला है आपका प्रोजेक्टेड पोल टाइप, या फिर इसी को बोलते हैं साइलेंट पोल टाइप, ठीक है, प्रोजेक्टेड, ठीक है, स्पेलिंग देख लिया भाई, प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर होता है, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं, और करके लिखता हूँ साइलेंट, ठीक है, साइलेंट पोल टाइप रोटर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया भाई, और एक होता है आपका नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट या फिर इसी को बोलते हैं स्मूथ सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल मतलब ऐसा सर्कुलर शेप में होता है भाई, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड टाइप में क्या होता है ना भाई, इस तरीके का आपका होता है, जो इसका एक्चुअल जो पोल होते हैं ना बाहर निकले होते हैं, ठीक है। और ये रोटर का कंस्ट्रक्शन है, तो रोटर को भाई इस तरीके दिखाता हूँ, 2 पोल के लिए दिखाते हैं कि 2 पोल बनाना मेरे लिए ईजी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे डिज़ाइन को जो है ना प्रोजेक्टेड बोला जाता है। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, जब आप घर बना रहे हैं ना भाई, तो घर का ज़मीन मान लेते भाई ये 10 फीट है, और ये मान लेते भाई आपका 20 फीट है, तो छज्जा जो आप निकालते हैं ना बाहर, तो ये क्या है, एक्चुअल जो आपका ज़मीन है ना भाई, एक्चुअल जो ढांचा है आपके घर का, उसे बाहर निकला हुआ ना भाई, छज्जा, खिड़की का, दरवाजे का, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टेड। तो आप देखिए ये एक्चुअल में रोटर है यहाँ तक, लेकिन भाई ये शेप से बाहर, या फिर इसमें देखिए ना 4 पोल में दिखाता हूँ, 4 पोल में आप समझ पाइएगा कि भाई कुछ इस तरीके का आपका बाहर तरफ उभरा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसा। तो भाई एक्चुअल शेप ये था, लेकिन भाई ये देख ना बाहर निकला, बॉडी से बाहर निकला हुआ है, इसको प्रोजेक्टेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आप सिंक्रोनस मशीन पढ़िए भाई, तो इसमें हम लोग पढ़ना है भाई, एक होता है आपका प्रोजेक्टेड टाइप सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, या फिर इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड ये साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर जनरेटर, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन साइलेंट सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, ठीक है। तो देखिए इनका भाई जो नॉन साइलेंट है ना, जिसको हम लोग स्मूथ सिलिंड्रिकल बोल रहे हैं भाई, इसका जो होता है, होता क्या है ना,
यहाँ पे हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन देते हैं, उसके कारण क्या है, शाफ्ट बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, जो शाफ्ट होगा इसका बहुत लंबा होता है भाई। और यहाँ पे हम लोग का सिलेंड्रिकल होगा, पूरा सर्कुलर होगा, ऐसे कोई भी प्रोजेक्टेड टाइप ढांचा नहीं होता है, इस तरीके का होगा आपका। और इसमें भाई एक्साइटर के लिए भी हम लोग करते हैं, बट अभी समझिए। तो भाई इसका जो ये है ना, क्योंकि भाई शाफ्ट बहुत बड़ा है, तो भाई इसका जो ये जो थिकनेस है ना, मतलब ओवरऑल डायमीटर समझिए लेस डायमीटर होता है, इसका डायमीटर कम होता है भाई। लेकिन एक्सियल लेंथ क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि भाई ये डायमीटर कम है, तो इसमें आप नंबर ऑफ ज़्यादा, मतलब इसमें भाई ये बहुत पतला है ना भाई, आप समझिए पतला है, तो इसमें आप कितना, मतलब दो ही पोल, दो इस तरीके से, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट हो गया ना, मतलब करंट अंदर घुस रहा है इसमें और इसमें बाहर निकल रहा है, इसमें मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा बताइए, अंदर घुस रहा मतलब इस डायरेक्शन बनाएगा। ठीक है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए ना, और यहाँ पे अंदर तरफ जा रहा है भाई, मतलब बाहर तरफ आ रहा है, इसका मतलब ऐसे बनेगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, यहाँ पे ये और लोहा है ना, तो इधर साउथ बनेगा भाई, इधर नॉर्थ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, और लोहे के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, समझे। तो यहाँ पे वाइंडिंग करने का ज़्यादा जगह नहीं होता भाई, समझिए इस चीज़ को। इसीलिए इनमें जो नंबर ऑफ पोल होता है कम होता है भाई, नंबर ऑफ पोल कम होगा। लेकिन हम लोग पता है NS = 120F/P है, तो क्योंकि भाई पोल यहाँ पे कम है तो NS बढ़ जाता है, यानी ये बहुत हाई RPM वाले जनरेटर होते हैं भाई। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर जो 3000 RPM पे घूम रहा था, क्लियर हो गया। और भी इसमें जैसे भाई इसको आप दिखाएंगे, यहाँ पे भाई मैं इसका स्टेटर दिखा देता हूँ, तो इनमें जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना एयर गैप, ये तो रोटर है ना, ये रोटर का बाउंड्री है भाई इतना, तो एयर गैप देखिए हर जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो आप समझिए भाई कि इसमें क्योंकि बहुत डायमीटर बहुत कम होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम बनता है, हाई स्पीड पे इसलिए घुमा पाते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम बनता है भाई। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एक बार देखिए आप जाकर के, उसमें आपका देखिएगा डायमीटर रहेगा भाई, है ना, इसलिए हम लोग ईजिली घुमा सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। लेकिन भाई ये जो आपका साइलेंट पोल टाइप है ना, इसका जो रोटर का डायमीटर है भाई बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोल हम लोग को बहुत ज़्यादा लगाना होता है। ठीक है, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। इसके कारण क्या है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा भाई, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा हाई RPM पे नहीं घुमा सकते हैं। तो ये जो साइलेंट पोल टाइप होता है ना, उसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट में 600 RPM हो गया, 800 RPM, इतना ही पे घूमता है भाई आपका। तो आज का सेशन भाई यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग बात करेंगे 50 क्वेश्चन को लेकर के।